हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉम्युनिबल 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वेद प्रकाश शर्मा जी के नॉवेल देवकांता संतति भाग 6 का छठा बयान। उस वक्त मैं कोई 15 साल का था जब मुझसे एक पाप हो गया था। इस पाप की सज़ा मैं आज तक भुगत रहा हूँ। वह पाप करने के बाद मैंने कसम खाई थी कि मैं अपनी बाकी ज़िंदगी नेक नियति से गुजारूंगा। किसी को भी नाजायज़ ढंग से नहीं दबाऊंगा, कभी किसी गरीब को नहीं सताऊंगा, कभी किसी तरह का कोई पाप नहीं करूंगा। जब तक मेरे जिस्म में प्राण रहेंगे तब तक मैं गद्दार, पापी, झूठे और मक्कार लोगों का दुश्मन और नेक, सच्चे और ईमानदार आदमी का हमदर्द और दोस्त बनकर रहूंगा। हाँ, उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए मैंने यही कसम खाई थी। उस उम्र से आज तक, जबकि मेरी उम्र 55 साल की हो गई है, मैं अपनी उस कसम को निभाता चला आया था। मगर अब मैं ज़िंदगी के एक ऐसे दोहराए पर आ गया हूँ कि एक पापी का पाप जानते हुए भी मैं उसकी खिलाफत और सच्चे आदमी का पक्ष नहीं ले सकता, क्योंकि वह झूठा, चालाक और दगाबाज इंसान मेरे उस पाप को जानता है जो मैंने 15 साल की उम्र में किया था। और ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि अगर मैंने उसका भेद खोला तो वो मेरे उस पाप को खोल देगा जिसे मैं आज तक छुपाना चाहता हूँ। मैं उसके पापों को खोलने की हिम्मत ना करके यहाँ लिख रहा हूँ ताकि मेरे बाद उस धूर्त आदमी का भेद खुल सके। इस कागज़ के पीछे मैंने आलपिन से एक और कागज़ जोड़ रखा है। आप उसे पढ़ लें तो उस आदमी का प्रमाण सहित नाम आपको मिल जाएगा। जो पहला कागज़ राम रतन और चंद्रप्रभा ने पढ़ा, उसका मजमून उपरोक्त था। मजमून के नीचे बंसीलाल के दस्तखत थे। यह कागज़ पढ़ने के बाद राम रतन और चंद्रप्रभा की नज़रें मिली और फिर आलपिन से जुड़ा उसके साथ का दूसरा कागज़ पढ़ने लगे। वह कोई खत था और लिखाई भी बंसीलाल से एकदम अलग थी। दोनों कागज़ों की स्याही भी मेल नहीं खाती थी। लिखा था, प्यारे दलीप सिंह जी, मैं ये खत बंसीलाल नामक अपने अय्यार के हाथ आपके पास भिजवा रहा हूँ। बंसीलाल मेरा बहुत ही विश्वासी अय्यार है। आपके लिए लिखा गया ये मेरा पहला ही खत है और इसके ज़रिए मैं आपकी कुछ मदद चाहता हूँ। मैं यानी मेघराज यहाँ उमदद का दारोगा और साला हूँ। आपको तो मालूम हो गई कि मेरी बहन कंचन की शादी राजा उमदद से हुई है। राजा उमदद ने मेरी काबिलियत देखकर मुझे अपना दारोगा भी बना लिया है। मगर मैं बचपन से ही आपके साथ रहने के ख्वाब देखा करता हूँ। इस खत में मैं अपना ज़्यादा इरादा तो क्या लिखूँ, हाँ इतना ही लिख रहा हूँ कि मैं राजा उमदद का नहीं बल्कि आपका दोस्त बनना चाहता हूँ। मैं आपकी मदद से अपना एक बहुत ही ज़रूरी काम निकालना चाहता हूँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप उस काम में मेरी मदद करेंगे तो आपको भी बहुत फ़ायदा हो। मैं जानता हूँ कि राजा उमदद से आपकी बहुत पुरानी ख़ानदानी दुश्मनी है। मुझे डर है कि कहीं आप मेरी मदद करने से इनकार ना कर दें। इसलिए मैं इस खत के में इशारे के तौर पर इतना ही लिख रहा हूँ कि उमदद के राज में मुझे अपना ही आदमी समझे, दारोगा मेघराज। बस, ये खत यहीं ख़त्म था। इसके पीछे उसी आलपिन ने फंसा हुआ एक कागज़ और लग रहा था। रामरतन और चंद्रप्रभा ने जब पलट कर देखा तो वह बंसीलाल के हाथ का लिखा हुआ कागज़ था। उस पर लिखा था, पढ़ा आपने दुष्ट दारोगा मेघराज का खत। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि ये खत उसने मेरे हाथ दलीप सिंह के पास भिजवाया था। अब आप कहेंगे कि उसने खत में मुझे अपना खास अय्यार कहा है, तो फिर मैं उसके साथ ये दगा क्यों कर रहा हूँ। मैं अपने हालात आपको संक्षेप में बताता हूँ, तभी आप समझ पाएंगे। एक नज़र से देखा जाए तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि मैं उसका अय्यार हूँ, मगर मैं उसका किस तरह का खास अय्यार हूँ आप मेरा ये कागज़ अब पढ़कर समझ जाएंगे। पिछले 7 सालों से मैं राजा उमदद का अय्यार हूँ। अभी 1 ही साल पहले उमदद ने कंचन से शादी की है। कंचन एक निर्धन माता पिता की औलाद है। ये लिखने की भी शायद यहाँ ज़रूरत है कि मेघराज उसका भाई है। कंचन और उमदद की शादी के 1 हफ्ते बाद ही मेघराज और कंचन के बूढ़े माता पिता अपने मकान की छत के नीचे दबकर मर गए। मेघराज बेसहारा हो गया तो उमदद ने उसे न केवल अपना दारोगा मुकर्रर किया, बल्कि एक छोटे से तिलिस्म का भी दारोगा बना दिया। राजा उमदद इससे बहुत प्यार करते हैं और इसे अपने छोटे भाई जैसा मानते हैं। उसकी हिफाजत और सेवा के लिए उमदद ने मुझे मुकर्रर किया है। मैं भी सच्चे दिल से इसकी खिदमत करता था, लेकिन आज जबकि उसने मुझे ये खत दिया है, मुझे मेघराज की नीयत पर कुछ शक हो रहा है। जिस वक्त मेघराज ने मुझे ये खत दिया है, मैं उस वक्त की अपने और उसके बीच की कुछ बातचीत यहाँ लिख देना मुनासिब समझता हूँ। खत देते वक्त मेघराज ने मुझसे कहा, बंसीलाल, तुम ये खत लेकर दलीप नगर चले जाओ और बस खत सीधा दलीप सिंह के हाथ में देना। उनसे कहना कि ये खत वे तुम्हारे ही सामने पढ़ें और फ़ौरन जवाब लिखकर तुम्हें दें। मैं हल्के से चौंका, बोला, लेकिन दारोगा साहब, दलीप सिंह तो हमारे दुश्मन है। हमारे दुश्मन क्यों होते? जीजा जी उमदद के दुश्मन है, मेघराज ने कहा। अब मैं पहले से ज़्यादा चौंक पड़ा। बोला, जो हमारे राजा का दुश्मन है दारोगा साहब, वो पहले हमारा दुश्मन है, फिर उनके दुश्मन के पास आपका ये खत भेजना और इस तरह कहना, कुछ सबक समझ में नहीं आता।
तुम हमारे मुलाजिम हो बंसीला, वही करो जो हम कहते हैं। अब तो मेरा माथा ठनका। मुझे पहली बार ऐसा लगा जैसे मेघराज के दिल में किसी तरह की कालिक है। मैं बोला, आपकी और राजा साहब यानी उमादत की बात कोई अलग तो है नहीं दरोगा साहब। आप भी एक तरह से चमनगढ़ के मालिक हैं। जिनसे राजा साहब की दुश्मनी है, आपकी तो उससे खुद ही होगी। फिर आपकी इस बात का सबब समझ में नहीं आया कि दलीप सिंह से राजा साहब की दुश्मनी होगी, हमारी नहीं। ज़्यादा सवालों में उलझने की कोशिश मत करो बंसीला, जो हुक्म हुआ है उसकी तामील करो। वो तो मैं करूँगा ही, और मेरा फ़र्ज़ है ये। मैंने नम्रता से कहा, राजा साहब ने मुझे आपकी खिदमत का काम सौंपा है, फिर भला मैं आपकी हुक्म-दुली क्यों कर सकता हूँ। लेकिन आपका इस तरह दलीप सिंह को खत भेजना और ये कहना कुछ ठीक नहीं है। ठीक है कि आप राजा साहब के साले और हमारी रियासत के दारोगा, किंतु इस तरह दुश्मन को खत लिखने का सबब समझ में नहीं आया। इसका मतलब है तुम खत दलीप सिंह के पास ले जाने से इनकार करते हो? मेघराज ने गुर्रा कर कहा। जी नहीं, मैंने कहा, लेकिन हाँ, इस खत का सबब ज़रूर जानना चाहता हूँ। क्या तुम ये जानना चाहते हो कि मैं राजा दलीप सिंह से मिलकर क्या जीजा जी के खिलाफ कोई कदम उठा रहा हूँ? असल बात तो ये है कि उसकी बातों से मुझे ऐसा ही लगा था। उसका इस तरह से दलीप सिंह को खत भेजना, दलीप सिंह और मदद की दुश्मनी को अपनी दुश्मनी ना मानना, खत का सबब पूछने पर उसका मुझ पर उस तरह बिगड़ना इत्यादि, ये सब बातें मेरे दिल में इस तरह के ख्याल पैदा कर रही थी कि ज़रूर मेघराज के दिल में किसी तरह की कालिमा है। मगर फिर भी भला मैं उससे इतनी साफ बात नहीं कर सकता था। अतः मैं बोला, नहीं ऐसा तो नहीं है दारोगा साहब, लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए मैं खत का सबब पूछना चाहता था। अगर मैं तुम्हें बताने से इनकार कर दूं? मेघराज ने मुझसे कुर्रा कर कहा। तो माफ़ करें, मैं राजा साहब की जानकारी के बिना ये खत दलीप नगर ना ले जा सकूंगा। मैंने उसी नम्रता के साथ कहा। तुम्हें यह खत ले जाना होगा, मेघराज गुर्राया, और बिना मदद की जानकारी के ले जाना होगा। तुम्हारे फरिश्ते भी हमारी हुक्मदुली नहीं कर सकते। तुम्हारी जानकारी के लिए हम तुम्हें बता दें कि तुम्हारा ये ख्याल एकदम गलत है कि हम राजा उमदद के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। साफ तौर पर सुन लो, हम इस खत के ज़रिए से राजा उमदद के खिलाफ दलीप सिंह से मिलना चाहते हैं। उसके ये अल्फाज सुनकर तो मेरे पैरों तले से जैसे ज़मीन ही निकल गई। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेघराज इतने साफ ढंग से मुझसे ऐसी बात कह देगा। मैं मेघराज के चेहरे की ओर देखता का देखते ही रह गया। एक बार को तो मुझे यकीन ना आया कि जो मेरे कानों ने सुना है, मेघराज ने वही कहा है। वह मेरी आंखों में आंखें डाले मुझे घूर रहा था। बोला, समझा कुछ? उसके इन लफ्ज़ों के साथ मेरी चेतना जैसे एक झटके से वापस आई। बोला, तब तो आप भी कान खोलकर सुन लीजिए कि मैं आपको नहीं राजा उमदद का मुलाजिम, आप हमारी रियासत के गद्दार दारोगा हैं और मैं आपको गिरफ्तार कर सकता हूँ। इस तरह का कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार तुम अपने उस गुनाह को याद कर लेना जो तुमने 15 साल की उम्र में किया था। मेघराज ने कहा, कहीं ऐसा ना हो कि उमदद को मेरे बारे में पता लगने से पहले ही तुम्हारे बारे में पता लग जाए। उसके ये लफ्ज़ सुनकर तो मेरी अंतरात्मा तक दहल उठी। मेरी समझ में ना आया कि उसे मेरे इस गुनाह के बारे में कैसे पता लगा। मेरे मुंह से एक भी लफ्ज़ ना निकला। अवाक समय उसका मुंह ताकता रह गया। वह कुटिलता से मुस्कुराता हुआ बोला, मुझे मूर्ख मत समझो बंसीला। सब कुछ सोच समझ कर ही मैंने इस काम के लिए तुम्हारा चुनाव किया है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम मेरे हुक्मों को नहीं टाल सकते। टालने का अंजाम तुम जानते हो क्या होगा। वाकई मेघराज की ये बात सही थी। मैं उसके सामने ऐसा हो गया मानो उसने मेरे हाथ पाँव, ज़ुबान और दिमाग सब कुछ अपने कब्जे में कर लिए। इस गुनाह की याद आने के बाद और ये पता लगने के बाद कि मेरे उस गुनाह को मेघराज जानता है, मेरे अंदर उसके हुक्मों को टालने की ताकत ना थी। बातों बातों में उसने कई बार मुझे उस गुनाह की याद दिलाई। मैं उसका हुक्म मानने को मजबूर हो गया, और फिर इस तरह मैं मजबूरी में ही उसका विश्वासी अय्यार बन गया था। अपने उस गुनाह को जिसकी धमकी मुझे इस वक्त मेघराज ने दी थी, मैं यहाँ नहीं लिख पा रहा हूँ, क्योंकि ये अल्फाज लिखते हुए मेरी कलम काँप उठेगी। यहाँ आप केवल इतना ही समझ लें कि मेरी ज़िंदगी का ये बहुत ही घृणित वाक्य है, और उसे किसी भी हालत में मैं दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहता था। उसी गुनाह के खुलने के डर से मैं एक गुनाह और करने लगा। वह था मेघराज के लिए काम करना। मगर मैंने उसका काम करने में थोड़ी हेर फेर शुरू कर दी। मैं उसका खत लेकर निकल पड़ा और फिर घोड़े पर दलीप नगर की ओर चल दिया। मैं बराबर इस बात के प्रति सावधान था कि कहीं कोई मेरा पीछा ना कर रहा हो। अब जब मुझे पूरी तरह तसल्ली हो गई कि कोई मेरे पीछे नहीं है, तो मेरे दिमाग में आया कि मेघराज को कितना यकीन है कि अपने उस गुनाह के खुलने के डर से मैं उसके साथ गद्दारी न कर सकूंगा। और वाकई उसका ये यकीन ठीक ही था। उसकी करतूतों की खबर उमादत तक पहुंचाने की ताकत अब मुझ में नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी हेर फेर कर ही गया। यह यकीन करने के बाद मुझ पर किसी की नज़र नहीं है, एक जगह जंगल की झाड़ियों में छुपकर मैंने वह खत पढ़ लिया। खत का मजमून बता रहा था कि दारोगा किसी मामले में उमादत के खिलाफ दलीप सिंह की मदद चाहता है। मेरा ध्यान दारोगा के खत की एक लाइन पर जम गया। लाइन थी, आपके लिए लिखा गया ये मेरा पहले ही खत है।
बस इसी लाइन का मैंने फ़ायदा उठाया। मैंने सोचा जब ये मेघराज का दलीप सिंह के लिए पहला खत है तो दलीप सिंह को भला मेघराज की लिखाई के बारे में क्या पता होगा। मैंने अपने दिमाग में आए इस ख्याल का लाभ उठाया और मेघराज के खत की नकल अपनी लिखाई में कर ली। उसी का फल है कि मेघराज के हाथ का लिखा खत आप इस कागज़ से पहले पढ़ा है। यह खत मैंने अपने पास रख लिया और इसी मजमून का अपने हाथ का लिखा खत मैं लेकर राजा दलीप सिंह के पास चला गया। अपनी और दलीप सिंह की बातचीत का भी थोड़ा सा भाग मुझे यहाँ पर लिख देना मुनासिब जान पड़ रहा है। मैंने वहाँ जाकर तकलिये में राजा दलीप सिंह से कहा, चमनगढ़ के दारोगा साहब ने आपके लिए एक खत भिजवाया है। चमनगढ़ के दारोगा? कदाचित दलीप सिंह इसलिए चौंका था क्योंकि उमादत से तो उसके संबंधी अच्छे नहीं थे। जी हाँ, कहते हुए मैंने वह खत दलीप सिंह की ओर बढ़ा दिया। दलीप सिंह ने जब वह खत पढ़ा तो पढ़ते पढ़ते कई भाव उसके चेहरे पर उभरा। कई बार खत पढ़ने के बाद दलीप सिंह ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बंसीलाल, मैंने बता दिया। क्या तुम्हें मालूम है कि इस खत में क्या लिखा है? दलीप सिंह का अगला सवाल। जी, मैंने एक शायद में सब कुछ सोचकर जवाब दिया। ये तो नहीं मालूम कि इस खत का मजमून क्या है, लेकिन दारोगा साहब का खास आदमी होने के नाते मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि वे उमादत से नाराज़ है और उनसे टक्कर लेने के लिए वे आपकी मदद चाहते हैं। क्या तुम भी दारोगा के साथ हो? जी हाँ, कहते हुए मेरा दिल अंदर ही अंदर रो पड़ा था। क्यों? दलीप सिंह ने एकदम सवाल किया। तुम दारोगा साहब के साथ क्यों? उमादत ने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया? उमादत ने मेरे पिता को बिना किसी खास जुर्म के फांसी पर लटका दिया। मैंने झूठ बोला। तभी से दिल ही दिल में मैं उनके खिलाफ है। ज़रा मुख्तसर में बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? कौन सा जुर्म साबित करके उमादत ने तुम्हारे पिता को फांसी पर लटका दिया? मैंने उसी वक्त मनगढ़ंत कहानी रचकर उन्हें सुना दी। उस कहानी को यहाँ लिखने का कोई फ़ायदा नहीं। पढ़ने वाला केवल ये समझ सकता है कि मैंने उस वक्त दलीप सिंह को इस बात का यकीन दिला दिया कि मैं वाकई उमादत का सताया हुआ। तुम्हारे साथ और कितने लोग हैं? दलीप सिंह ने पूछा। इसका जवाब तो दारोगा साहब ही मुनासिब दे सकते हैं, मैंने कहा। उनके साथ कौन कौन लोग हैं उनके नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर जानता हूँ कि मेरे जैसे उमादत के हाथों सताए हुए बहुत से लोग दारोगा साहब के साथ हैं। उसने मुझसे इधर उधर का एक आध सवाल और किया, जिनका जवाब मैंने मुनासिब तौर पर दे दिया। उसने मुझे एक रात शाही मेहमान खाने में ठहराया और फिर सुबह को एक खत मुझे देकर कहा, हमारा ये खत दारोगा साहब को दे देना। इस तरह से मैं उस खत को लेकर दलीप नगर से रवाना हो गया। जंगल में कुछ दूर निकल जाने के बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। मैं समझ गया कि दलीप सिंह को अभी मुझ पर या दारोगा साहब के खत पर यकीन नहीं है, इसलिए उसने मेरे पीछे पीछे अपना एक अय्यार लगा दिया था। मैंने ये जाहिर नहीं किया कि मुझे उसकी मौजूदगी का एहसास है। एक जगह मैं जंगल में रुका और घोड़े को एक दरख्त की जड़ से बांधकर अपनी धोती की फेट इस तरह खोलता हुआ झाड़ियों की तरफ बढ़ गया मानो मैं जंगल जा रहा हूँ। उन झाड़ियों में बैठकर मैंने वह खत पढ़ा। उस खत के साथ भी मैंने वैसे ही किया जैसा कि दारोगा वाले खत के साथ किया था। झाड़ियों में ही मैंने उस खत की नकल मार दी। इस बीच मैंने देखा था कि मुझसे काफ़ी दूरी पर एक चौड़े से दरख्त के पीछे एक घुड़सवार उन्हीं झाड़ियों को घूर रहा था। मैं अच्छी तरह से जानता था कि इतनी दूर खड़ा हुआ वह ये नहीं देख सकता था मैं झाड़ियों में कर क्या रहा हूँ। उस खत की नकल करके मैंने दलीप सिंह का खत अपने बटुए की गुप्त जेब में छुपाया और अपने हाथ का लिखा खत जेब में डाल बाहर आया। मेरे ख्याल से आप लोग भी उस खत को पढ़ना चाहेंगे। आपके पढ़ने के लिए मैंने वह खत इस कागज़ के पीछे आलपेन से टाँक रखा है। आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको किसी भी भेद से नावाकिफ़ ना रखूँगा। आप वह खत पढ़ ली, उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी मजबूरी में पिताजी ये सब कर रहे थे? चंद्रप्रभा ने मुझसे पूछा। राम रतन पिशाचनाथ को बख्तावर सिंह समझकर सब कुछ ही उसको बता रहा था, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि ऐसी उनकी क्या मजबूरी थी। मैंने प्रभा से कहा। कुछ देर हम दोनों के बीच इस मुद्दे पर बातचीत हुई और इसके बाद हमने अगला पेज, जो हकीकत में दलीप सिंह का दारोगा के नाम खत था, पढ़ा। राम रतन बता रहा था। उसमें लिखा था, प्यारे मेघराज, तुम्हारा भेजा हुआ अय्यर बंसीलाल हमारे पास आया और हमारी खिदमत में तुम्हारा खत पेश किया। हमने तुम्हारा खत पढ़ा और अगर इस खत में लिखी बातें ठीक है तो हमें बेहद खुशी है। तुमने इस पत्र में ये तो लिखा नहीं है कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है, किंतु इस बात की ओर इशारा किया है कि तुम राजा उमादत के खिलाफ कुछ करना चाहते और उसमें हमारी मदद की ज़रूरत महसूस करते हो। तुमने अपने पत्र में ये भी लिखा है कि अगर हम तुम्हारी मदद करेंगे तो हमें भी किसी तरह का फ़ायदा होगा। हम जानना चाहते कि तुम क्या चाहते और उससे हमारा क्या फ़ायदा होगा। बेहिचक साफ साफ अल्फाजों में अपना इरादा लिखो। अगर वाकई तुम्हें उमादत के खिलाफ हमारी मदद की ज़रूरत है तो हम अपनी ताकत के मुताबिक हर सूरत में तुम्हारी मदद करेंगे। हम आपकी मांग को टुकराएंगे नहीं, इसलिए इस बार तुम साफ साफ लिख भेजो। अगर कोई ऐसी बात भी होगी जो हमें स्वीकार नहीं होगी तब भी तुम्हारा भेद भेद ही रहेगा, कभी हमारी जुमा पर नहीं आएगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार तुम हम पर यकीन करके खुले दिल से खत लिखो। तुम्हारे पत्र के इंतज़ार में, दलीप सिंह। इसके बाद अगले पेज पर बंसीलाल ने लिख रखा था, पढ़ा आपने?
राजा दलीप सिंह किस कदर बेचैनी के साथ दारोगा की मदद के लिए तैयार था, होता भी क्यों नहीं। उसके तो खास दुश्मन का एक और दुश्मन उसके घर में ही मिल रहा था। राजा दलीप सिंह के अय्यार को मैंने अपने पीछे लगा रहने दिया। उसको दिखाता हुआ मैं सीधा दारोगा साहब के मकान पर पहुंचा। मैंने देख लिया था कि दलीप सिंह के अय्यार ने मुझे जाते हुए देख लिया। दारोगा साहब ने मेरे सामने आते ही सवाल किया। क्या जवाब दिया? मैंने पढ़ा नहीं, मैंने झूठ बोला। जो भी पैगाम है वह इस खत में बंद है। ये कहते हुए मैंने दलीप सिंह के खत की वह नकल जो मैंने लिखी थी दारोगा साहब को पकड़ा दी। दारोगा साहब ने मेरी लिखाई आज से पहले कभी नहीं देखी थी और दलीप सिंह का भी पत्र उनके पास पहली बार ही आया था। फिर भला वह कैसे जान सकता था कि पत्र में क्या हेरा फेरी हुई है। दारोगा साहब ने भी वह खत कई बार पढ़ा। मैंने स्वीकृति के साथ अंदाज में गर्दन हिला दी। वह बात याद है ना? दारोगा ने मुझे एक बार फिर धमकी दी। हमसे गद्दारी का मतलब होगा तुम्हारी करतूत का पर्दाफाश। बस हमारे लिए इसी तरह काम करते जाओ, वक्त आने पर तुम्हें इसका काफ़ी फ़ायदा भी मिलेगा। मैं उसकी इस धमकी पर कांप कर रह गया। मैं यहाँ लिखे देता हूँ कि मैं उनके पत्र इसी तरह लाता और ले जाता रहा। दारोगा के हर खत की नकल करके दलीप सिंह को पहुँचाना और दलीप सिंह के हर खत की नकल करके दारोगा तक पहुँचाना ही जैसे मेरा काम हो गया। जिस तरह आपने आलपिन में लगे एक कागज़ पढ़े, उसी तरह हर एक आलपिन में 5 कागज़ लगे, जिनमें एक दारोगा का पत्र, एक दलीप सिंह का पत्र और बाकी 3 कागज़ मैंने अपनी परिस्थिति और वह हाल समझाने के लिए लिखे जो उनके पत्रों में नहीं होते थे। 5 कागज़ों की हर गड्डी पर नंबर लिखा है। आपने शुरू में ही देखा होगा कि इस गड्डी पर 1 लिखा है। इसके बाद वह गड्डी पढ़ें जिस पर 2 लिखा हो। ये नंबर मैंने उसी क्रम से डाले जिस क्रम से उनके बीच पत्र व्यवहार होता रहा। अगले दिन दारोगा को जो खत हमने दलीप सिंह के यहाँ पहुँचाया वह नंबर 2 की गड्डी में पड़ा। हमने कलमदान के अंदर से कागज़ों की वह गड्डी निकाली जिस पर 2 लिखा था। राम रतन ने बताया, उसमें पिताजी ने जो कुछ लिखा था वह तो कोई खास नहीं, केवल वही कार्रवाई लिखी थी जो पत्र ले जाते वक्त उन्होंने की, यानी पत्र की नकल मारना। दारोगा से बातचीत और दलीप सिंह से होने वाली बातें, वे बातें यहाँ बताना बेकार ही बयान को लंबा करना। लेकिन ये तो बताओ कि इस बार उन दोनों खतों में क्या लिखा था? बख्तावर सिंह ने पिशाचनाथ ने पूछा। हाँ, वह ज़रूर बताने लायक है। राम रतन ने बताना शुरू किया। लिखा था, प्यारे दलीप सिंह, आपका पत्र हासिल हुआ और पढ़कर बहुत खुशी हुई कि आप मुझे मदद देने के लिए तैयार हैं। बस अब मुझे किसी भी तरह की चिंता नहीं है। आपकी थोड़ी सी ही मदद से मैं सफल हो जाऊंगा। आप इस बात का बिल्कुल भी शक ना करें कि मैं अपने पत्र में बनावटी बात लिख रहा हूँ। मैं जो करना चाहता हूँ वही लिख रहा हूँ। आपका हुक्म है कि मैं साफ तौर पर अपना उद्देश्य लिखूँ। साफ अल्फाजों में मेरा उद्देश्य है चमनगढ़ का राजा बनना। कदाचित आपने मुझसे इतने साफ लफ्ज़ों की उम्मीद नहीं की होगी। मेरी कोशिश यही है कि किसी तरह मदद को हटाकर खुद यहाँ का राजा बन जाऊँ। आप पूछेंगे कि इसमें आपका क्या फ़ायदा? वैसे तो कम से कम बुद्धि वाला भी आपके फ़ायदे का अंदाज़ा लगा ही लेगा, मगर फिर भी जब आपका हुक्म हुआ तो यहाँ लिखे ही देता हूँ। चमनगढ़ के राजा से आपकी खानदानी दुश्मनी चली आ रही है। इसी सबब से आप गौरव सिंह इत्यादि से टकराने में कमज़ोर हो जाते हैं। अगर आप मेरी मदद करके मुझे चमनगढ़ का राजा बना दें तो एक तरह से चमनगढ़ आपकी ही रियासत होगी। आप ही यहाँ के राजा होंगे। मैं आपका ही नुमाइंदा बनकर यहाँ राज करूँगा। यह समझिए कि आपको एक रियासत जीतने के बराबर फ़ायदा होगा। इसके लिए ना तो आपको चमनगढ़ पर चढ़ाई करनी होगी और ना ही अपनी फ़ौजों को कटवाना होगा। मैं यहाँ धीरे धीरे करके उमदद की फ़ौज और अय्यारों में से आदमी तोड़ूंगा। अंदर ही अंदर मैं यहाँ अपना एक दल बना लूँगा। जिस दिन मुझे ये यकीन हो जाएगा कि अगर मैं बगावत करूँ तो उमदद के लिए भारी पड़ जाऊँगा, उसी दिन बगावत होगी। मगर उससे पहले मैं आपको खबर कर दूँगा। आपको अपनी फ़ौज तैयार रखनी। अगर हमारी बगावत से उमदद गद्दी से हट जाता है तो ठीक है, और अगर नहीं हटेगा तो आपकी ज़रूरत होगी। इस हालत में एक तरफ से तो आपका हमला उस पर होगा और दूसरी तरफ से हमारी बगावत। इस हालत में वह कभी ठहर नहीं पाएगा। वैसे मुझे ज़्यादातर उम्मीद तो यही है कि आपकी फ़ौजों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं बगावत ही उस वक्त करूँगा जबकि कम से कम चमनगढ़ की 50% ताकत मेरी होगी। इसके बाद भी उपयुक्त मौका देखकर यानी सारे काम मैं इस ढंग से करूँगा कि आपकी ज़रूरत ही ना हो। आपकी फ़ौजें तो केवल उस वक्त के लिए तैयार होंगी जब बात हमारे कब्ज़े से निकल जाएगी। मुझे केवल आपके इस आश्वासन की ज़रूरत है कि आप मेरे साथ हैं और वक्त पड़ने पर आपकी फ़ौजें हमारी मदद करेंगी। इस तरह से न केवल आपकी खानदानी दुश्मनी का अंत हो जाएगा बल्कि चमनगढ़ भी आपका ही होगा। जैसा कि मैं लिख चुका हूँ, अगर आप मुझे मदद दें तो एक तरह से मैं आप ही का नुमाइंदा बनकर काम करूँगा। अब मैंने अपना सारा इरादा खुलासा लिख दिया। बड़ी बेसब्री से मैं आपके खत का इंतज़ार कर रहा हूँ। बंसीलाल को खत देकर आप फ़ौरन ही रवाना कर दें। दारोगा मेघराज। इससे अगले पेज पर पिताजी ने लिखा था, इस खत को पढ़कर मेरे जिस्म का जर्रा जर्रा कांप उठा है। ये दुष्ट दारोगा उमदद का तख्ता पलटने के लिए कितनी गहरी साजिश रच रहा है। मुझे सब कुछ मालूम है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मेरा दिल ही जानता है कि मैं किस कदर मजबूर हूँ। ये भयानक साजिश
मेरे ही हाथों से पनप रही है और एक बार फिर मैं पापी का साथ दे रहा हूँ। कभी कभी मेरा मन धिक्कारता है। मैंने तो कसम खाई थी कि मैं हमेशा सच्चाई का साथ दूंगा, लेकिन अब तो मैं सरासर दुष्टों के साथ हूँ। कभी कभी ख्याल आता है कि अपने उस भेद को भी खुल जाने दूँ जिसे छुपाने के लिए मैं अपनी ज़िंदगी का ये दूसरा गुनाह करने जा रहा हूँ। लेकिन सच पूछिए तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, इन लोगों के हस्तलिखित ये खत और बीच-बीच में अपने हालात लिखकर ये सोचता हुआ थोड़ा शांत हूँ कि कभी मौका लगा तो मैं इन दुष्टों का भेद खोल दूँगा। कभी-कभी मन करता है कि इस हरामज़ादे दारोगा का कत्ल ही कर दूँ। बिना बताए शायद आप मेरी मजबूरी ढंग से समझ भी ना पाएँ और मैं बता भी नहीं सकता। बस आप यही सोच लें तो काफ़ी होगा कि मैं चाहने के बावजूद भी कुछ नहीं कर सकता। इसी मजबूरी में मैंने इस खत की नकल भी दलीप सिंह को पहुँचाई। जवाब में जो खत मुझे दलीप सिंह ने दारोगा सिंह को देने के लिए दिया, उसे पढ़कर तो मैं काँप उठा। आप भी पढ़। इस कागज़ के पीछे लगा। हम दोनों ने कागज़ पलटा और दलीप सिंह का हस्तलिखित खत इस प्रकार था। प्यारे मेघराज, तुम्हारा खत मिला। पढ़कर खुशी हुई कि तुम हमारे साथ हो। हम भी साफ अल्फाजों में लिख दें कि तुम्हें चमनगढ़ की गद्दी पर कब्जा और उमादत की हत्या करने में हम पूरा सहयोग देंगे। राजा उमादत के खिलाफ हम तुम्हारी हर वह मदद करेंगे जो हमारी ताकत में होगी। तुमने लिखा है कि तुम चमनगढ़ में हमारे प्रतिनिधि के रूप में काम करोगे, लेकिन हम ये बात नहीं मानते। अगर तुम उमादत की हत्या कर दो तो हम चमनगढ़ का राजा तुम्हें ही बनाएंगे। अपना अधीन राजा नहीं, बल्कि आज़ाद राजा। चमनगढ़ की सीमाओं में तुम जो भी करोगे उसके लिए आज़ाद होगे। हम दो रियासतों के अच्छे राजाओं की तरह दोस्त होंगे। ये बात हमें मंजूर है, लेकिन यहाँ तुम्हारे लिए हमारी एक राय है। इस तरह चमनगढ़ के गृह युद्ध में हमारी फौजों का जाना कदाचित किन्हीं राजाओं को ठीक ना लगे। हमारे ख्याल से काम तो ठीक उसी तरह से होना चाहिए जैसा कि तुमने लिखा है। इसमें हमारी अकल से थोड़ा सा बदलाव ये होना चाहिए कि चमनगढ़ के गृह युद्ध के बीच हम इस तरह फौजें ना भेजें, बल्कि अपने फौजें पहले से ही चमनगढ़ में भेज दें। कदाचित तुम मतलब नहीं समझे होगे। समझने की कोशिश करो। तुम मदद की फौजों, अय्यारों और राजमहल के दूसरे लोगों में से अपने पक्ष के लोग तोड़ते रहो। जब तुम महसूस करो कि तुम्हारी ताकत बगावत कर देने लायक हो गई तो यह खबर तुम हमें भेज देना। हम उसी दिन से अपनी फौज के ज़बरदस्त बहादुरों को साधारण भेष में चमनगढ़ भेजना शुरू कर देंगे। जल्द ही गुप्त रूप से हमारी फौज चमनगढ़ में पहुंच जाएगी और तुम्हारी बगावत में वह तुम्हारा साथ देगी। किसी को मालूम भी नहीं होगा कि इस बगावत में हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं, और इस मदद से तुम्हारा काम भी बखूबी निकल आएगा। लिखना कि तुम्हें तुम्हारी योजना में हमारा ज़रा सा बदलाव कैसा लगा। अगर मंजूर हो तो लिखना। वैसे अगर मौका निकाल कर हम आमने सामने मिलने तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। सारी योजना आराम से बैठकर बना लें और फिर उसी के मुताबिक काम हो। कब और कहाँ मिल सकते हो अगले खत में ज़रूर लिखना। हम तुम्हारे दोस्त बनकर तुम्हारे साथ हैं। दलीप सिंह। अगले पेज पर बंसीलाल ने लिखा था। है ना ये कमबख्त दलीप सिंह दारोगा से भी खतरनाक। उसने दारोगा की योजना में मौजूद छोटी सी गलती भी सुधार दी। मुझे महसूस हो रहा था कि ये दोनों दुष्ट मिलकर वाकई बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर सकते हैं। मैंने उपरोक्त खत की नकल करके दारोगा को दे तो दी, लेकिन डर रहा था। दलीप सिंह ने अपने इस खत में दारोगा से मिलने की इच्छा जाहिर की थी। मैंने सोचा अगर ये मिल गए और किसी तरह से अगर इनके बीच खतों का भेद खुल गया तो मेरी खैर नहीं। लेकिन जब मैं इतनी मजबूरियों के बाद ये गड़बड़ कर ही रहा था तो इन मुसीबतों से क्या घबरा था। राजा उमादंद ने मुझे मेघराज की सेवा का ही काम सौंपा था और मेघराज की एक ही सेवा करना मेरा जैसे धर्म बन गया था। उन दोनों के खतों की नकल करके एक दूसरे तो पहुंचाना। वैसे उनके बीच आने जाने वाले सारे खत इन कागज़ों के बीच लगे हैं, लेकिन उनमें कोई खास बात नहीं है। बस इन खतों में वे योजना ही बनाते रहे। जिस वक्त मैंने दलीप सिंह के उपरोक्त खत का जवाब पढ़ा, जो मुझे तीसरे दिन दारोगा ने दलीप सिंह तक पहुंचाने के लिए दिया था, तो मुझे बेहद खुशी हुई। उनमें एक अंश ये था, हाँ, बगावत से पहले हमारा एक बार तो मिलना बहुत ज़रूरी, मगर मेरी नज़र में अभी मिलना ठीक नहीं है। अगर हमारे मिलन का भेद किसी तरह राजा उमादत को मिल गया तो वक्त से पहले ही सब कुछ चौपट हो जाएगा। आपसे मिलने की मेरी भी इच्छा है, लेकिन अभी मिलना खतरनाक है। जब मैं ठीक समझूंगा बगावत से पहले एक बार आपसे ज़रूर मिलूंगा, ताकि सारी बातों पर मुख्तसर में विचार किया जा सके। कुछ दिनों तक खतों के ज़रिए ही हम एक दूसरे को खबर भेजते रहेंगे। बात का ये अंश पढ़कर मुझे बेहद खुशी हुई। कदाचित ये सोचकर कि उनकी मुलाकात कुछ दिनों के लिए टल गई थी। कुछ दिनों के लिए खतों का भेद खोलने की उम्मीद खत्म हो गई थी। लेकिन ये हालात ज़्यादा दिन तक नहीं रहे। अभी उनके 8 खतों की नकल ही एक दूसरे तक पहुंचाए थे कि एक दिन अचानक ही मेघराज मुझसे बोला, बंसीलाल, अब हम दलीप सिंह से मिलना चाहते।
मेरी रूह कांप उठी। लेकिन कहता क्या? बोला, जैसा आप ठीक समझे। लेकिन तुम्हारी क्या राय है? दारोगा ने पूछा। अब तो इस लड़ाई में तुम भी हमारे साथ हो। हम सोचते हैं कि तुम वह मजबूरी अपने दिमाग से निकाल दो जिस वजह से तुमने हमारा साथ देना शुरू किया था। हम चाहते हैं कि तुम दिल से हमारे साथ आ जाओ। हमने अभी तक जो भी कुछ किया है वह तुमसे तो छुपा हुआ है नहीं। तुम सब कुछ उतना ही जानते हो जितना मैं और दलीप सिंह। ये यकीन भी तुम्हें हो ही गया होगा कि हम दलीप सिंह की मदद से अपने उद्देश्य में कामयाब हो ही जाएंगे। बोलो, अब तक तो हालात हैं, क्या उनमें तुम्हें किसी बात का शक है? जी नहीं, मैंने बेदिली से कहा। तो फिर क्यों नहीं तुम भी पूरे दिल से हमारे साथ हो जाते? दारोगा ने कहा। इतना तो तुम जान ही चुके होगे कि अब हमें चमनगढ़ का राजा बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हर हालत में हम अपने इरादों में कामयाब हो जाएंगे। अगर इस काम में तुम दिल से हमारी मदद करो तो राजा बनने पर हम तुम्हें दारोगा बनाएंगे। अभी तक के काम में क्योंकि तुम हमारे अकेले ही मददगार हो, इसलिए दारोगा तुम्हें ही मुकर्रर किया जाएगा। अब तो मैं अपने पूरे दिल और ताकत से आपके साथ हूँ। इसके अलावा मैं क्या सकता था? अब मुझे अपने हुक्म का गुलाम समझिए। तब ठीक है, दारोगा ने कहा। मैं नहीं कह सकता कि उसने मेरे उपरोक्त वाक्य का यकीन किया था या नहीं, परंतु वह बोला, जब तुम दिल से मेरे साथ हो तो किसी भी काम में तुम्हारी राय जानना भी ज़रूरी है। तुम अपने दिमाग से सोचकर बताओ कि आजकल मैं दलीप सिंह से मिलना मुनासिब होगा? मेरे ख्याल से तो नहीं। मैं तो चाहता ही ये था। अगर वक्त से पहले उमादत पर यह बोध खुल गया तो गजब हो जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन अब बिना मिले भी काम नहीं चलेगा। मेघराज ने कहा, अगर मैं दलीप सिंह से आमने सामने कुछ बातें कर लूँ तभी मैं अपने आगे की योजना बना सकता हूँ। किसी भी तरह उमादत और उसके अय्यारों को धोखा देकर कुछ वक्त के लिए दलीप सिंह से मिला जा सकता है। ये काम कठिन ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर हम दोनों मिलकर कोशिश करें तो ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। मैं थोड़े तरद्दुद में फंस गया। कदाचित आप समझ रहे होंगे कि इस वक्त अगर मैं दारोगा की इच्छा की ज़रूरत से ज़्यादा खिलाफत करता तो उसे इस बात में शक हो जाता है कि मैं दिल से उसके साथ हूँ, और ना करता तो मुझे उन दोनों की मुलाकात से खतों का भेद खुल जाने का डर था। इसके बावजूद भी मैंने उसकी बात की काफ़ी मुखालफत की, लेकिन दारोगा नहीं माना और अंत में यही तय हुआ कि आज की रात वह दलीप सिंह से मुलाकात करेगा। मैं भला क्या कर सकता था? लिहाजा उसी रात के तीसरे पैर के शुरू होने पर उसने मुझे साथ लिया और हम दो घोड़ों पर सवार होकर चमनगढ़ की सरहदों से बाहर मुनासिब तरीकों से निकल गए। रास्ते में दारोगा मुझसे अनेक तरह की बातें करता चला जा रहा था, मगर मेरे दिमाग में बराबर यही ख्याल चकरा रहा था कि अगर इन दोनों पर आज की रात खतों का भेद खुल गया तो उसका अंजाम क्या होगा। खैर, अपने सिलसिले को मैं ज़्यादा लंबा ना करके ये लिख देता हूँ कि हम लोग राजा दलीप सिंह के पास पहुँच गए। यहाँ मैं कुछ अल्फाजों में उन दोनों के बीच होने वाली उन बातों का जिक्र कर देना बहुत ज़रूरी समझता हूँ जो मेरे सामने हुई। राजा दलीप सिंह हमें अपने खास कमरे में ले गए। उस कमरे में हम तीनों के अलावा कोई चौथा आदमी नहीं था। छत पर खूबसूरत कंदुल लटक रहे थे। हम तीनों पलंग पर बैठे थे और बातचीत कर रहे थे। तो आज से हम दोनों दोस्त बन गए दारोगा साहब। दलीप सिंह ने दारोगा की कुछ बातें सुनकर कहा, आज से हम हर दुख सुख में एक दूसरे के साथी। हर मुसीबत का मुकाबला हम दोनों मिलकर करेंगे। तुम चमनगढ़ के राजा बनोगे। दोस्ती तो हमारी उन कथों के जरिए हो ही चुकी जो एक दूसरे तक अय्यार बंसीलाल पहुंचाते। इस तरह से मेघराज ने अपनी बातचीत में खतों का नाम लेकर मुझे कपकपा दिया। अगर आज आमने सामने बैठकर हमें खुलकर बात करने का मौका मिला। ठीक है, दलीप सिंह ने कहा, तो हमारे ख्याल से अब काम की बातों पर आया जाए। ज़रूर, मेघराज ने कहा। मेरे दिल का भार थोड़ा हल्का हुआ क्योंकि खत की बात ज़्यादा लंबी ना चलकर ख़त्म हो गई थी। दलीप सिंह कह रहा था, तो अब तुम ये बताओ बंसीलाल, अय्यार के अलावा तुमने उमदद की फौजों और अय्यारों में जब तक कितने आदमी अपने पक्ष में किए? मैंने अपना ये अभियान काफ़ी पहले से ही शुरू कर दिया था, दारोगा ने बताया। इस वक्त मेरे पास मेरे पक्ष के आदमियों की संख्या 100 के लगभग है। वे सब आदमी बराबर इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि वे अपने साथियों और दोस्तों को अपने साथ ले सकें। शुरू शुरू में यह अभियान काफ़ी मंदा चला था, लेकिन ज्यों ज्यों संख्या बढ़ती गई काम आसान होता गया। हर रोज़ कम से कम 20 आदमी हमारे पक्ष में हो जाते हैं। मेरे ख्याल से 15 दिन में हमारी ताकत काफ़ी बढ़ जाएगी। यह निश्चय होते ही मैं बगावत का डंका बजा दूंगा। उससे पहले ही हमारे आदमी भी गुप्त रूप से चमनगढ़ में पहुंच जाएंगे। दलीप सिंह ने बात पूरी की। जी हाँ, दारोगा बोला। बस उस दिन से पहले उमदद को हमारे किसी काम की भनक न लग सको, यही हमारी कोशिश है। क्या तुम उनमें से किसी के नाम बता सकते हो जो हमारे पक्ष में? दलीप सिंह ने सवाल किया। माफ़ करें, दारोगा बोला। अभी मैं ऐसा ना करने के लिए मजबूर हूँ। उनके बीच इस तरह की कुछ और बातें हुई और फिर हम दलीप सिंह से विदा लेकर वापस रवाना हो गए। मुझे इस बात की बेहद खुशी थी कि खतों का भेद नहीं खुला था। दारोगा और मैं हिफाजत से घर पहुंच गए। किसी को भनक तक नहीं लगी कि रात को दारोगा साहब कहीं बाहर गए थे। इसके बाद 8 दिन तक मैं उनके पत्र भाग का काम करता रहा। उन खतों को इस कागज़ के साथ लगाकर आपको पढ़ने के लिए मजबूर करना, समय बर्बाद करना। हालांकि वे सभी खत इस कलमदान में हैं।
मगर मैंने उन्हें इन कागज़ों से संलग्न न करके अलग कलमदान में सबसे नीचे रख दी। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। वैसे उन सभी खतों का मकसद ये है कि आज फ़ौज के इतने आदमी हमारे पक्ष में हो गए, आज उतने हो गए। आज इतने अय्यरों ने मुझसे मिलकर बात की, आज उतनों ने की। उधर से दलीप सिंह हर बात में अल्फाजों को अदल-बदल करके यही लिखते रहे कि तुम इसी तरह काम करे जाओ। बगावत के दिन से 1 दिन पहले मुझे खबर कर देना, मेरी गुप्त फ़ौजें तुम्हारी हिफाज़त के लिए वहाँ पहुँच जाएँगी, इत्यादि। दारोगा मेघराज और दलीप सिंह की मुलाकात की 9वीं रात ने इस कहानी में एक नया, अनोखा और ऐसा दिलचस्प रंग भर दिया कि मुझे बहुत ही खुशी हुई। उस रात दारोगा के तलब करने पर मैं वहाँ पहुँचा। मैंने देखा और दिन के मुकाबले आज दारोगा कुछ घबराया हुआ सा था। उसने मुझे खत दिया और बोला, बंसीलाल, जितनी जल्दी हो सके ये खत दलीप सिंह तक पहुँचा दो और आज ही की रात उसका जवाब लेकर फ़ौरन लौट आओ। इस वक्त अगर तुमने जल्दी से काम नहीं किया तो मैं बर्बाद होऊंगा ही, तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगा। फिर वही मुझे मेरे बचपन के गुनाह की धमकी। मगर मैंने पूछ ही लिया, लेकिन दारोगा साहब, इस तरह घबराने की क्या बात होगा? हमारे पास इतना वक्त नहीं है बंसीलाल कि तुम्हारे सवालातों का जवाब दे सकें। वह उत्तेजित अवस्था में कुछ झुंझलाया हुआ सा बोला, फिलहाल तुम हमारे हुक्म की तामील करो, वक्त मिलने पर हम तुमसे सारा हाल कहेंगे। मैंने चुपचाप दारोगा से वह खत ले लिया। आज का यह खत काफ़ी मोटा था, यानी ये खत कम से कम 4 पेजों में खत्म था। मैं समझ गया कि आज कोई ऐसी बात हो गई है जो दारोगा के हक में नहीं है। ज़रूर वही सब कुछ इस खत में लिखा है। मैंने सोचा कि बेकार ही मेघराज के सवाल करने की ज़रूरत है, रास्ते में मैं खत पढ़ लूँगा। यही सोचकर मैंने चुपचाप खत लिया और बाहर चल पड़ा। ध्यान रहे बंसीला, पीछे से मेघराज बोला, तुम्हें आज ही रात इसका जवाब लेकर लौटना है। मैंने हाँ में गर्दन हिलाई और कमरे से बाहर निकल गया। अपने घोड़े पर सवार होकर मैं रवाना हो गया। रास्ते में मैंने जब वह खत पढ़ा तो दिल खुशी से उछलने लगा। मुझे लगा कि भगवान खुद ही दुष्ट दारोगा को उसकी दुष्टता का इनाम देगा। मैंने उस खत की नकल की। मेरे ख्याल से आप लोग भी उस खत का मजमून पढ़ने के लिए उतावले हो गए हूँ। घबराइए नहीं, मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। वह 4 पेज का खत आलपिन के ज़रिए इसी कागज़ के पीछे लगा हुआ है। 7वां बयान। पाठक पिछले बयान में पढ़ आए हैं कि दारोगा मेघराज ने एक खत बंसीलाल को दिया। हमारे पाठकों को अच्छी तरह से याद होगा कि ये किस्सा राम रतन और चंद्रप्रभा पिशाचनाथ यानी बख्तावर सिंह को सुना रहे हैं। पाठक ध्यान रखें कि अभी तक उनमें से किसी ने भी ये नहीं बताया कि इस वक्त कलमदान कहाँ पर है। ये केवल वही हाल सुना रहे हैं जो खुद उन्होंने कलमदान से निकले कागजों में पढ़ा है। आप ये ना समझे कि जो कुछ कलमदान के बारे में अब तक पढ़ा है उसी के डर से मेघराज उस कलमदान से इतना डरता था। अभी तक जो कुछ मेघराज की काली करतूतें लिखी जा चुकी है वे तो कुछ भी नहीं। असल हाल तो आपको इस नए बयान में मिलेगा। दारोगा ने 9वें दिन वाले इस खत में दलीप सिंह के लिए क्या लिखा था? पिशाचनाथ ने बख्तावर सिंह की आवाज़ में उतावलेपन से पूछा। हम जानते हैं कि हमारे पाठक भी उस खत को पढ़ने के लिए बेचैन। हम वह खत अब 2-4 लाइनों के बाद शुरू करने जा रहे हैं। पिशाचनाथ का सवाल सुनकर राम रतन बोला। हमने पिताजी का लिखा वह कागज़ पलटा। अगले पेज से ही दारोगा की लिखाई में लिखा हुआ खत शुरू होता था। हम दोनों राम रतन और चंद्रप्रभा ने वह खत पढ़ा। उसमें लिखा था, प्यारे दलीप सिंह जी, आज तो गजब ही हो गया। ऐसा लगता है जैसे हमारे सारे किए धरे पर पानी फिर गया। आज जबकि मैं ये सोच रहा था कि आज के खत में मैं आपको ये खबर भेजूंगा कि आप कल से अपनी फ़ौजें गुप्त रूप से चमनगढ़ में भेजना शुरू कर दें, क्योंकि मैं 4 दिन बाद बगावत करने जा रहा हूँ। मेरी ताकत यहाँ काफ़ी बढ़ चुकी है और 4 दिन बाद हम हर हालत में उमद से ज़्यादा ताकतवर होंगे। लेकिन उसकी जगह इस वक्त मुझे अचानक ही ये खत लिखना पड़ रहा है। मेरा दिल ही जानता है कि इस खत को लिखते वक्त मैं कितना डरा हुआ, भयभीत और चिंतित हूँ। ऐसा लगता है जैसे फांसी का बंधा मेरे गले में पड़ा हुआ है और किसी भी शायद मेरा अस्तित्व इस दुनिया से उठ सकता है। कदाचित आप भी चिंतित हो गए हो कि मैं ये सब क्या लिखे जा रहा हूँ। जो कुछ भी हुआ है मुझे ऐसा लग रहा है खुद मैंने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी है। शायद इस तरह आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। मैं आज दिन का सारा हाल मुख्तसर में कर रहा हूँ। आज दिन के तीसरे पैर के अंत की बात, मैं कमला के पास गया। कदाचित आप ये ना जानते हो कि कमला कौन है। कमला यहाँ उमदद के महल की दासियों में से एक है। वह यहाँ की दूसरी सभी दासियों से सुंदर और चरित्रवान है। वह किसी शरीफ खानदान की लड़की और किसी मजबूरी में यहाँ नौकरी कर रही है। हालांकि आपको लिखने में मुझे शर्म आ रही है, लेकिन जो हुआ है वह आपको समझाने के लिए साफ लिखना बहुत ज़रूरी हो गया। अगर गुस्ताखी हो तो माफ़ करें। बहुत ही शर्मिंदगी के साथ मुझे यहाँ लिखना पड़ रहा है कि मैं कमला से मोहब्बत करने लगा। वह भी मुझसे मोहब्बत करने लगी थी। अपनी और उसकी मोहब्बत के बीच मुझे थी लफ्ज़ लाना पड़ रहा है। उसका सबब आज दिन में हुई घटना ही है, वरना मैं थी की जगह है लिखता। मैं लिख चुका हूँ कि हम दोनों आपस में मोहब्बत करते थे, लेकिन अभी तक मैंने उसे उमदद का तख्ता पलटने के बारे में कोई बात ना बताई थी। हम दोनों आए दिन गुप्त ढंग से मिला करते थे। हमारी मुलाकात का किसी को पता न लग सके, इसलिए हम एक गुप्त जगह पर मिलते थे। वैसे मैं यहाँ आपको ये भी बता देना ठीक समझता हूँ कि उसकी और मेरी मोहब्बत में काफ़ी फ़र्क था।
आप ये सोचते होंगे कि मैं यानी मेघराज जो कि राजा बनने जा रहा है, वह एक अदनी सी दासी से मोहब्बत करके क्या फ़ायदा उठाना चाहता है। हमारी मोहब्बत में फ़र्क ये था कि वह मुझसे पाक मोहब्बत करती थी और मैं उसके जिस्म से। उसने उस दिन तक मुझे अपने जिस्म को हाथ नहीं लगाने दिया जब तक कि 3 बार कहकर मैंने उससे ये वादा ना कर लिया कि मैं उसी से शादी करूँगा। अपना मतलब सीधा करने और काम निकालने की गरज से मैंने ये वादा भी किया और इसके बाद मैं छुप-छुप कर अपना मतलब सीधा करता रहा। वह मुझसे हर रोज़ यही सवाल करती कि मैं उससे शादी कब करूँगा। मैं टालता रहता था। उसका ये सवाल सुनते-सुनते मेरे कान पक गए थे। आज मैंने फ़ैसला किया कि कमला को इसी चक्कर में उलझाकर मैं उसे उमादत के खिलाफ अपने हक में कर लूँ। सो मैंने अपनी बात उसके सामने इस ढंग से शुरू की। कमला, तू हर रोज़ पूछा करती है ना कि हमारी शादी कब होगी? आज मैं इसका जवाब दे सकता हूँ। कमला ने मेरी तरफ ऐसे ढंग से देखा, मानो उसे कभी ख्वाब में भी मेरे मुँह से ऐसे लफ्ज़ों की आशा ना हो। उसकी आँखें चमक उठी। चंद्रमा के मुखड़े पर लाली दौड़ गई। वह मेरी ओर इस तरह देखने लगी जैसे दीवानी हो गई। बोली, सच? हाँ, मैंने कहा, बिल्कुल सच। वह वक़्त आ चुका है जिसका कि मुझे इंतज़ार था। कब, कहाँ, किस तरह मेरे साथ शादी करोगे? खुशी से झूमती हुई कमला ने एक साथ कई सवाल मुझसे कर दिए। तुम चाहो तो इसी हफ्ते में हमारी शादी हो सकती है, मैंने कहा। मैं चाहूँ तो? हल्के से तरद्दुद के साथ कमला बोली, मैं भला क्यों ना चाहूँगी? मैं तो चाहती हूँ कि कल कल की होती आज हो जाए। अब मेरे पास अपना रखा ही क्या है? मैं वह सब कुछ तो तुम्हें पहले ही सौंप चुकी हूँ जो हर लड़की अपने पति को सौंपती है। तो फिर इसका मतलब है कि तुम मुझे अपना पति मान चुकी है। मानने का क्या मतलब? तुम हो ही मेरे पति। कमला बोली, एक बार आपकी होने के बाद अब भला मैं किसकी हो सकती हूँ? मैं भी तुम्हें अपनी पत्नी मान चुका हूँ। उमादत से तोड़ने और उसे अपने हक में करने के लिए मैंने उसे अपनी बातों के जाल में फंसा दिया। दिल से तो हम पति पत्नी हैं ही, लेकिन ज़माने के सामने भी हम हफ्ते के आखिरी दिन तक शादीशुदा हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले ही तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। आपकी पत्नी होने के नाते आपका काम करना तो मेरा धर्म है। कमला पूरी तरह मेरे जाल में फंसती हुई बोली, मैं आपके चरणों की धूल आपके किसी काम आ सकूं तो ये मेरे लिए सौभाग्य और गर्व की बात होगी। आप हुक्म तो कीजिए। मैं एक ऐसा काम करने जा रहा हूँ जिससे एकदम मेरी काफ़ी तरक्की हो जाएगी। मैं सोचता हूँ कि वह काम पूरा करने के बाद ही मैं तुमसे ज़माने के सामने शादी करूँ। अगर उस काम में थोड़ी सी तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, आप हुक्म तो कीजिए। मैं हर तरह से आपकी मदद करूँ। अच्छा एक बात बताओ, मैंने कहा, रानी बड़ी होती है या दारोगन? रानी? तुम रानी बनना चाहोगी या दारोगन? क्या मतलब? चौंकी कमला। ये तो ठीक है कि रानी हर हाल में दारोगन से बड़ी होती, लेकिन जो लोग मोहब्बत करते हैं वे इस किस्म की बातें नहीं देखा करते। मैं तो आपसे मोहब्बत करती हूँ। आपके सामने अगर कोई राजा भी मेरा हाथ मांगे तो मैं आपको ही चुनूँ। लेकिन अगर मैं ही राजा बन जाऊँ? मेरे इन अल्फाजों का कमला पर ऐसा असर हुआ मानो अचानक उसे किसी बिच्छू ने डंक मारा हो। उसने मेरी तरफ देखा, बोली, अगर आप राजा बन जाए तो इससे अच्छी क्या बात है। लेकिन मैं समझी नहीं कि एक हफ्ते में आप किस तरह कहाँ के राजा बन जाएंगे? चमनगढ़ के। ये लफ्ज़ सुनकर तो कमला उछली पड़ी। फिर बोली, क्या? चमनगढ़? क्या राजा उमदद अपना सब कुछ आपको सौंप रहे हैं? नहीं, बल्कि मैं अपनी तरकीब से एक हफ्ते के अंदर आसानी से ही चमनगढ़ का राजा बन सकता हूँ। कमला के आश्चर्य का ठिकाना ना था। वह बोली, मैं मतलब नहीं समझी। ज़रा साफ साफ कहिए कि आप कहना क्या चाहते हैं। जवाब में मैंने उसे सारी बातें मुख्तसर में साफ साफ बता दी। सुनते सुनते न जाने उसके चेहरे पर तरद्दुद के कितने भाव आए। वह मुझे इस तरह देख रही थी मानो वह जो कुछ सुन रही हो उसे उस पर यकीन न हो। अपनी सारी योजना बताने के बाद मैंने उससे कहा, इस तरह से हम इसी हफ्ते में बड़ी आसानी से यहाँ के राजा बन सकते हैं। आज ही हम दलीप सिंह को खत लिखेंगे कि वह अपनी फौजें हमारी मदद के लिए गुप्त ढंग से चमनगढ़ भेज दे। इस तरह से राजा बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता। तुम सोच सकती हो कि हमारी कामयाबी के बाद तुम दारोगा मेघराज की नहीं बल्कि राजा मेघराज की पत्नी होगी। तुम चमनगढ़ की रानी कहलाओगी। बोलो, क्या तुम्हें यह तरकीब पसंद नहीं आई? मेरे आखिरी अल्फाज सुनकर कमला की आंखें चमक उठी। कदाचित इस ख्याल से कि वह आने वाले कुछ दिनों में चमनगढ़ की रानी बनने जा रही है, यही लालच देकर तो मैं उसे अपने हक में करना चाहता था। मुझे ऐसा लगा कि मैं कामयाब होगा। बोला, क्या मेरी ये तरकीब पसंद नहीं आई? तरकीब तो बिल्कुल ठीक है। कमला मेरे हक में हो चुकी थी। अगर कहीं ऐसा ना हो कि बीच में ही कोई गड़बड़ हो जाए। उसकी तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, कोई गड़बड़ ना होगी। बस तुम इतना कहो कि मेरी मदद करोगी या नहीं। कौन मूर्ख होगी जो अपने पति को राजा और खुद को रानी बनने का ऐसा सुनहरा मौका हाथ से निकल जाने देगी। कमला ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे हुक्म दो कि मेरे लायक क्या काम है। हर वक्त तैयार हूँ। लेकिन उससे पहले एक सवाल पूछने की इच्छा है। ज़रूर पूछो। उमा दत्त तो आपकी चीज़ हैं, फिर आप वे कलेजा कहाँ से लाएंगे कि उनसे गद्दी छीन सके? कमला के इस नादानी भरे सवाल पर मैं मुस्कुरा उठ बोला, तू बहुत पगली और भोली है कमला। अभी तू नहीं जानती कि राजगद्दी के लिए बेटा बाप का, भाई भाई का गला काट देता है।
उमादत तो मेरे जीजा ही हैं, खून का रिश्ता तो नहीं है। ये तो आप ठीक ही कहते हैं, कमला ने कहा। तो फिर मुझे क्या करना है, हुक्म कीजिए। सुनो, मैंने कहा, तुम उस रसोई में काम करने वाली दासियों में से एक को, जिसमें जीजा जी का खाना बनता है, मैं तुम्हें एक तरह का चूर्ण दूंगा। तुम्हारा काम ये होगा कि परसों रात के खाने में किसी भी ढंग से वह चूर्ण मिला दो। क्या वह चूर्ण जहर होगा, कमला ने पूछा। नहीं, मैंने कहा, वह केवल ऐसा चूर्ण है जिसे खाने के बाद आदमी कुछ दिनों के लिए पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। जब हम बगावत करेंगे तो मदद पागलों जैसी हरकत कर रहे होंगे। इससे उनके पक्ष वाले भी हमारे पक्ष में हो जाएंगे। वे अपने पक्ष के अय्यार और फौजों को ठीक से हुक्म नहीं दे सकेंगे। इस तरह तो हमारी ताकत वैसे ही अधिक होगी, और उधर उमादत हालातों को ठीक से समझ कर हुक्म भी नहीं दे सकेंगे। अतः हमारे विरोधियों के हौसले पस्त हो जाएंगे और हम उन्हें आसानी से शिकस्त दे सकेंगे। बहुत खूब, तुमने तरकीब तो बड़ी खूबसूरत सोची है, कमला ने खुश होते हुए कहा। तुम फिक्र मत करो, मैं अपना काम बखूबी कर सकूंगी। तुम मुझे अभी वह चूर्ण दे दो और इस तरफ से बेफिक्र हो जाओ। उनके खाने में चूर्ण मिलाने का काम मेरा रहा। इसी तरह हम आपस में काफ़ी बातें करते रहे। कुछ देर बाद हमारी बातों का सिलसिला इन बातों से हटकर मोहब्बत की बातों की तरफ मुड़ा और मैंने उसे प्यार किया। वही प्यार जिसकी कि मुझे उससे चाह थी। पहले के मुकाबले उसने मुझे काफ़ी सहयोग दिया। मैं शारीरिक सुख पाकर भी खुश था, और इस बात को सोच सोच कर तो मेरा दिल बल्लियों चल रहा था कि मैं कमला को लालच देकर उसे अपने पक्ष में करने में कामयाब हो गई। मगर ये खुशी झूठी थी, यहीं तो मात खा गया। कमला अय्यार न होते हुए भी मुझ जैसे दबंग अय्यार को धोखा दे गई। अपनी और उसकी बातचीत के बीच तो मैं ख्यालों में भी नहीं सोच पाया था कि कमला मेरी बातों से सहमत नहीं है और वह मुझसे दगा करेगी। अगर इस बारे में मुझे उस पर ज़रा सा भी शक हो जाता तो मैं अपने बाद उसे ज़िंदगी में कभी किसी से नहीं मिलने देता। लेकिन अब क्या हो सकता था। मुझे तो इस बात का गुमान उस वक्त तब भी नहीं था जब मेरी बहन के एक खास खैर ने आकर मुझसे कहा, आपको महारानी कंचन ने याद किया है। ये कोई नई बात नहीं थी, अक्सर मेरी बहन मुझे बुलाती ही रहती थी। अतः मैंने कहा, खबर पहुंचा दो, अभी हाजिर होते हैं। और मैं बिना किसी तरह की सावधानी बरते वहां से बहन से मिलने जनान ने महल की तरफ चला गया। शयन कक्ष में कंचन नहीं थी, वहाँ उसकी एक नौकरानी मौजूद थी, जिसने मुझसे कहा, महारानी कंचन अपने खास मुलाकाती कमरे में आपका इंतजार कर रही है। ऐसा भी कई बार होता था, इसलिए मैं बिना किसी शक के वहाँ पहुँच गया। अपने खास कमरे में कंचन मेरा इंतजार कर रही थी। वह सामने ही पलंग पर बैठी दरवाजे की तरफ देख रही थी। मेरे दाखिल होते ही उसकी नज़रें मेरी आंखों से मिल गई। उस वक्त मैंने कंचन के चेहरे पर ऐसी कठोरता देखी जैसी अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। गोरा और मासूम चेहरा गुस्से से दहक कर लाल हो रहा था। जबड़े की हड्डियां गालों को जैसे फाड़ डालना चाहती थी। आंखें लाल होकर ऐसी पथराई सी हो रही थी मानो लाल संगमरमर की बनी हो। एक बार को तो मैं अपनी बड़ी बहन की यह मुद्रा देखकर कांप उठा। दरवाज़ा बंद कर दो, कंचन की आवाज़ जैसे किसी खतरनाक शातिर से जा मिली थी। मैं दहल सा गया। ये आवाज़ मुझे अपनी बहन कंचन जैसी ना लगी। एक बार को तो मैं सोचकर घबरा गया कि कंचन आके दरवाज़ा बंद करने के लिए क्यों कह रही है। बोला, क्यों बहन, ऐसी क्या बात है। सुना नहीं दारोगा साहब, कंचन सख्त लहजे में बोली। दरवाज़ा बंद कर दो, यह हुक्म बहन का नहीं महारानी का है। लेकिन ना चाहते हुए हमारे सीने में धड़कता बहन का दिल रहम करने के लिए कह रहा है। यही सबब है कि हम तुमसे दरवाज़ा बंद करने के लिए कह रहे हैं, ताकि हमारी बातें हम तक ही रहें। कंचन की आवाज़ में कुछ ऐसी बात थी कि मुझे हुक्म की तामील करनी पड़ी। जैसे ही मैं दरवाज़ा बंद करके उसकी तरफ मुड़ा, उसने सवाल किया, मैं तुम्हारी क्या हूँ। एक शायद के लिए तो मेरा दिमाग बुरी तरह से चकरा गया था, परंतु खुद को संभाल कर बोला, ये तुम कैसी बातें कर रही हो बहन। मैं सवाल के जवाब में सवाल नहीं मेघराज, जवाब चाहती हूँ। कंचन ने गुर्रा कर कहा, साफ और ठीक ठीक जवाब दो। मैं कौन हूँ तुम्हारी बहन। क्या तुम इसी बहन से हर साल अपने हाथ में राखी बंधवाते हो। इसमें क्या शक है। तो अपनी बहन के लिए तुम्हारा फ़र्ज़ क्या बनता है। बहन की हिफाजत करना। शादी के बाद किसी की बहन को सबसे प्यारा कौन होता है, पति। कहते कहते मेरा दिल कांप उठा। और तुम अपनी बहन के पति की हत्या करके बहन की हिफाजत का फ़र्ज़ अदा करना चाहते हो। कंचन गुर्रा उठी। अपनी बहन की सिंदूर से भरी मांग में उन्हीं हाथों से रात भर देना चाहते हो जिस हाथ में बहन राखी बांधती है। मेरे पैरों तले से जैसे धरती खिसक गई। दिमाग बुरी तरह से चकरा गया। लगने लगा जैसे सारा कमरा बुरी तरह से घूम रहा है, सारा संसार चकरा रहा है। मुझे खुद को संभालना भारी हो रहा था। मेरे कानों में जैसे बहुत दूर से आती हुई कंचन की आवाज़ पड़ रही थी, वाह मेघराज, तू खूब भाई का फर्ज अदा कर रहा है। गद्दी के लिए यह भी भूल गया कि उमदत मेरी बहन का सुहाग है, तेरा जीजा है। तेरी बहन की ये भरी हुई मांग, ये सिंदूरी बिंदिया, ये चूड़ियाँ, सब कुछ उसी के लिए, जिसे तू राजगद्दी के लिए मार डालना चाहता है। तो सब कुछ भूल गया। तो ये भी भूल गया कि तेरा जीजा अगर तुझे यहाँ का दरोगा ना बनाता तो आज तेरी क्या हालत होती। तो कहाँ कहाँ मारा फिरता। क्या तू सब कुछ भूल गया। क्या तुझे कुछ भी याद नहीं रहा।
कंचन के इन अल्फाजों ने मेरी अंतरात्मा को झंझोड़ कर रख दिया। इस वक्त तक मैं खुद को काफ़ी हद तक संभाल चुका था। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, ये तुम क्या कह रही हो बहन? ऐसा तो मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। मुझ पर इतने बड़े पाप का बोझ मत ला दो। मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें ये वहम क्यों हो गया? आखिर तुम ऐसा क्यों सोचने लगी कि मैं इतना बड़ा पाप कर सकता हूँ? झूठ बोलकर अपनी बहन का दिल मत दुखाओ मेघराज। कंचन जैसे तड़प करके उठी। मुझे सब कुछ मालूम हो चुका है। तुमने उनके खिलाफ बगावत करने की योजना बना रखी है। तुम राजा दलीप सिंह से मिले हुए। बोलो, क्या ये सब झूठ है? इसमें कुछ सही और कुछ गलत भी है बहन, मैंने संभल कर कहा। लेकिन कुछ कहो तो सही कि तुम्हें यह भेद की बात किसने बताई? किसी ने भी बताई। तुम केवल ये जवाब दो कि क्या ये सब झूठ है। कंचन ने कठोर लहजे में पूछा। मैं इसलिए पूछता हूँ बहन कि ये तो पता लगे कि हमारी रियासत का वह वफादार मुलाजिम कौन है। मैंने कहा, मैं सच कहता हूँ, मेरे दिल में किसी तरह का कोई खोट नहीं है। मैंने जितने भी आदमियों से ये बात कही है केवल उन्हें परखने के लिए कही है। इस बार कंचन ने हल्के से चौंक कर सवाल किया। मेरी बात में उलझकर उसका चौंकना ही इस बात का सबूत था कि अगर मैं थोड़े से दिमाग से काम लूँ तो कंचन को बड़ी आसानी से धोखा दे सकता हूँ। उसके दिमाग में उपजी हर बात को अच्छी तरह से सोचकर मैंने कहा, मैं तुम्हें सारा हाल साफ मुख्तसर में और शुरू से ही सुनाता हूँ। मैंने अपना शब्द जाल कंचन पर फेंकते हुए कहा, वरना तुम तो मुझे गलत ही समझती रहोगी। सुनो, मेरे दिमाग में एक रात अचानक ही ये बात आई कि हमें ये ज़रूर परखना चाहिए कि हमारी फौजों और अय्यारियों की टुकड़ी में से कौन कितना वफादार और कितना गद्दार है। इसी बात की परख करने के लिए मैंने एक तरकीब निकाली। लेकिन ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि इसका अंजाम इतना गलत होगा कि तुम मुझे पापी, गद्दार और अधर्मी समझने लगोगी। क्या कहना चाहते हो तुम? कंचन मेरी बातों में उलझकर उनसे प्रभावित होकर बोली, साफ साफ कहो, तुमने क्या तरकीब सोची थी? मैंने इस रियासत के वफादार और बेईमान मुलाजिमों का पता लगाने के लिए तरकीब सोची थी कि मैं अलग अलग हर मुलाजिम से ये कहूँ कि मैं राजा दलीप सिंह से मिलकर जीजा जी के खिलाफ बगावत कर रहा हूँ। कहने वाले पर अपनी इस बात की सच्चाई जाहिर करने के लिए मैंने इस बारे में अपने ही दिमाग से एक झूठी कहानी भी गढ़ रखी, जिसको भी परखना होता है। उसी समय ये कहता हूँ कि मैं दलीप सिंह की मदद से वो मदद के खिलाफ बगावत कर रहा हूँ। उसे यकीन दिलाने के लिए मैं अपनी एक कहानी भी सुनाता हूँ। मैंने सोचा था कि जो भी मेरी वे सारी बातें सुनकर बगावत के लिए मेरे साथ तैयार हो गया वही रियासत का बद्दा है, और जिसने मेरी बातों का भेद तुम पर या जीजा जी पर खोल दिया वही हमारा सबसे ज़्यादा वफादार मुलाजिम है। अब मैं मुंह से उसका नाम सुनकर ये जानने के लिए बेचैन हूँ कि हमारी रियासत का वह सबसे वफादार आदमी कौन है। जो तुम कह रहे हो क्या वह सच है? कंचन के लहजे में गुस्सा कम होकर उसकी जगह तरद्दुद लेने लगे। बिल्कुल सच है बहन, तेरी कसम, मैंने बोला। मेरी और दलीप सिंह की कोई साड़ काट नहीं है। यह सब तो मैंने रियासत के मुलाजिमों को आजमाने के लिए किया था। तो ही सोच, क्या एक भाई अपनी बहन की मांग में से चमचमाता सिंदूर उड़ा सकता है? क्या एक भाई अपनी बहन के गले से मंगलसूत्र नोच सकता है? नहीं बहन, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तेरी झूठी कसम नहीं खा सकता। असल बात वही है जो मैंने कही। यह झूठ बोलता है। अचानक ही वहाँ एक तीसरी आवाज़ गूंज उठी। महारानी, यह बदकार आपको अपनी बातों में फंसाकर धोखा देना चाहता है। किसी भी हालत में इसका यकीन मत करना। यह बहुत बड़ा धोखेबाज है। कहती हुई पलंग के नीचे से कमला निकल पड़ी। उसे देखकर मेरे तन बदन में जैसे आग लग गई। मेरा दिल चाहा कि अभी आगे बढ़कर उस नागिन का गला घोट दो, लेकिन इस वक्त ऐसा करना मुनासिब नहीं था, क्योंकि इससे मेरा अभी तक का बना बनाया खेल बिगड़ जाता। अतः मैं अपने दिल के असली भावों को छुपाकर बोला, ओ कमला, तो ये तुम हो। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम हमारी रियासत की सबसे वफादार साबित है। मैं इस तरह तेरी बातों में आने वाली नहीं हूँ बदकार, कमला बिफरी हुई शेरनी की तरह बोली। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तू कैसी कैसी झूठी बातें बनाकर महारानी और मुझे धोखा देना चाहता। तूने मुझसे नहीं कहा था कि तू मुझे एक चूर्ण देगा जिसे मैं महाराज के खाने में मिला? मैं कब इनकार कर रहा हूँ? मैंने कहा, बेशक मैंने तुमसे यही बात कही थी, और फिर कहते हो कि तुम महाराज के खिलाफ नहीं हो। कमला ने गुर्रा कर कहा, हाँ कहता हूँ, और यकीन मानो ठीक ही कहता हूँ। मैंने कहा, चूर्ण की बात से यह साबित हो जाता है कि जो कुछ मैंने तुमसे कहा था वह केवल कहा ही था, वैसा भी करना नहीं चाहता था। जब चूर्ण की बात आई थी तो तुमने मुझसे चूर्ण मांगा था। हाँ मांगा था, लेकिन मैंने दिया नहीं। तुमने कहा था कि वह चूर्ण मैं तुम्हें परसों सुबह को दूंगा। कमला ने कहा, अगर इस बात को गौर से सोचा तो मैं उसी वक्त तुम्हें चूर्ण दे देता, लेकिन मैंने तुम्हें चूर्ण नहीं दी। मेरा चूर्ण ना देना ही इस बात का सबूत है कि मैं ये करना नहीं चाहता था जो मैं कह रहा था। वह केवल तुम्हें परखने के लिए मैंने तुमसे कहा था। तुम्हारे चूर्ण मांगते ही मैं बात को टाल गया था। मुझे खुशी है कि तुम हमारी रियासत की सबसे ईमानदार मुलाजिम साबित हुई। हम क्या जाने कि तू इसका सही बोलता है या गलत, कमला बोली।
यह भी तो हो सकता है कि तू वाकई परसों को छोड़ देता और अब यहाँ बात खुलती देखकर रंग बदल रहा। मुझे यकीन नहीं है कि उस वक्त तूने ये सब बातें मुझसे परखने के लिए कही थी। कमला के ये अल्फाज साफ कह रहे थे कि मेरे गद्दार होने का जितना पक्का यकीन उसके दिमाग में था, अब वह उतना पक्का नहीं है। मेरी बातों में उलझकर वह भी टूटी और बेकार ही अपना शक दोहराकर वह अपनी बात को बड़ा करना चाहती। मैं समझ रहा था कि इस बार लोहा गर्म है और चोट करने का यही वक्त है, और तभी मैंने अपने इन अल्फाजों का हथौड़ा बनाकर चोट की। यकीन मानो कमला, मैं इंद्रदेव की कसम खाकर कहता हूँ कि वह केवल मेरी परख थी। इस तरह से मैंने उन दोनों को बड़ा खूबसूरत धोखा दिया। कुछ देर बाद, पूरी तरह तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक, मैंने उन दोनों के दिमाग में ये बात बैठा दी थी कि वह सब कुछ मैं केवल मुलाजिमों की परख के लिए कर रहा था। अंत में कंचन ने कहा, तो सुन, इसी हफ्ते में तेरी शादी कमला के साथ हो जाएगी। मेरे कलेजे पर जैसे सांप लौट गया। ये तो मैं कभी ख्वाब में भी नहीं चाहता था कि कमला मेरी पत्नी बन, लेकिन उस वक्त के हालातों से समझौता करके मैं बोला, अच्छा, तो कमला ने तुम्हें ये बात भी बता दी? ये बात आज नहीं बताई, और कि उसी दिन बता दी थी जब तूने इसे अपनी मोहब्बत की दुआई देकर इसका सब कुछ लूटा था। कंचन ने कहा, इसने उसी दिन मुझे अपनी और तेरी सारी कहानी मुख्तसर में बता दी थी। मैंने उसी दिन इसे वचन दे दिया था कि मैं तुम दोनों की शादी करवाऊंगी। उस दिन के बाद से कमला जब भी तुमसे मिलती है मेरी इजाज़त से मिलती है। ये तुम्हारे साथ हुई हर दिन की बात मुझे उस दिन बताती रही है। तुमने कमला के साथ जिस जिस दिन जो कुछ भी कहा है वो मुझे सब पता लगता रहा। जिस तरह की तुम्हारी आज की सारी बातें कमला ने फ़ौरन मुझे आज ही बता दी। कंचन की बात सुनकर मैं हक्का बक्का सा रह गया। जो बातें कंचन मुझे बता रही थी, उन बातों की तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस वक्त उनके सामने मेरे मुंह से निकला एक भी गलत शब्द मेरे सारे किए धरे पर पानी फेर सकता था। इसलिए बहुत संभल कर बोला, अच्छा हुआ बहन कि हमारी मोहब्बत का भेद तुम्हें पहले से ही मालूम है, वरना तुमसे अपनी शादी की बात करने में मुझे काफ़ी कठिनाई होती। मैं तो इसी वक्त शादी के लिए तैयार हूँ। कहने को तो मैं अपनी बात प्रभावशाली बनाने के लिए कह गया, लेकिन अगर वह शादी के लिए तैयार हो जाती तो मैं मारा जाता। मगर ऐसा हुआ नहीं। कंचन बोली, अभी नहीं, परसों इसी वक्त राजमहल में सबके सामने ये शादी हो। मुझे मंजूर है, मैंने कह दिया। अब तुम जा सकते हो, कंचन ने हुक्म दिया। मैं जाने के लिए जैसे ही मुड़ा, कंचन की आवाज़ फिर मेरे कानों में पड़ी, जाते जाते सुनते जाओ। ये मत समझना कि हमने तुम्हारी सारी बातों पर यकीन कर लिया। हो सकता है कि तुम वाकई दलीप सिंह के साथ मिलकर बगावत की योजना बना रहे हो, और यहाँ बात पकड़ी जाने पर तुमने बात बदल दी हो। अभी हमें तुम्हारी किसी भी बात का यकीन नहीं हुआ है। हम बखूबी जांच करेंगे, तभी हमें यकीन होगा कि तुम झूठे हो या सच्चे। ना ना ना, बीच में बोलने की कोशिश मत करो। हम तुमसे साफ कह ही देते कि अगर तुम्हारे दिल में किसी तरह का खोट हुआ तो हम तुम्हें सज़ा दिलवाएंगे। याद रहे, लड़की शादी के बाद अपने भाई और पति की लड़ाई में पति के साथ होती है। अगर उन्हें या कमला में से किसी को कुछ हो गया तो उसका दोषी हम तुम्हें ही ठहराएंगे। बिना जांच के हम किसी भी हालत में तुम्हारी बातों का यकीन नहीं करेंगे। बस, अब तुम जा सकते हो। आप बखूबी जांच करवा लो। अगर मैं गुनाहगार साबित हूँ तो आपकी हर सज़ा मुझे कबूल होगी। कहने के बाद मैं सीधा उस कमरे से बाहर निकल गया। अब मैंने महसूस किया कि राजमहल में कमला और कंचन के अलावा अभी तक कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो मुझे किसी तरह से शक की नज़र से देखे। मैं आपको बता चुका हूँ कि राजमहल के बहुत से मुलाजिमों को मैं अपने हक में कर चुका हूँ। बारादरी में मुझे एक ऐसा आदमी टकराया जिसे मैं पहले ही अपने पक्ष में कर चुका था। उसके करीब पहुंचकर मैंने उसे धीरे से हुक्म दिया कि वह महारानी कंचन और उसकी दासी कमला पर कड़ी नज़र रखे, और शाम तक वे जो कुछ भी करे उसका मुख्तसर हाल मेरे घर पर आकर मुझे बयान करे। इसके बाद मैं राजमहल से बाहर निकल आया। मेरे ख्याल से अब आप मेरे बदले हुए हालातों को अच्छी तरह से महसूस कर रहे हो। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि कमला कंचन के इतने निकट होगी कि वह उसे सब कुछ बता दी। आप ऊपर पढ़ आए हैं कि उस वक्त तो मैं उन्हें अपनी बातों में फंसाकर धोखा दे आया, किंतु ये भी साफ है कि अब उन्हें ज़्यादा दिनों तक धोखे में नहीं रखा जा सकता। किसी भी वक्त कंचन मेरे बारे में जीजा जी से बात कर सकती है, और उसका बात करना ही गजब हो जाएगा। उधर कंचन मेरी शादी कमला से करने के लिए कहती है। ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे हालातों में क्या कदम उठाऊं। शाम को मेरे पक्षधर उस अय्यार ने आकर खबर दी। उनमें से किसी ने भी आज कोई ऐसा खास काम या हरकत नहीं की जो असाधारण हो। हाँ, इतना तो है कि आज सारे दिन वे साथ साथ ही रही, बस, और कोई खास बात नहीं। क्या तुम उन दोनों की बातचीत सुन सके? जी नहीं, उसने जवाब दिया। तो तुम्हें उनकी किसी तरह की कोई खास बात पता ही कैसे हो? मैंने कहा, ऐसा करो कि इस काम में तुम अपनी मदद के लिए अपने 2-4 साथियों को भी ले लो। सारी रात तुम्हें न केवल उन पर नज़र रखनी है, बल्कि उन दोनों की बातें सुनने की भी कोशिश करनी। जो हुक, उसने कहा। लेकिन इसकी आखिर ज़रूरत क्या पड़ी? ये तो मैं हम नहीं बताएंगे, मैंने कहा।
तैयार हो तो खुद पता लगाओ। इतना भी हम तुम्हें बता देते हैं कि उन दोनों की बातें सुनकर ही तुम्हें मालूम हो जाएगा कि हमने तुम्हें उनके पीछे क्यों लगाया। अगर तुम ही खुद मालूम करो तभी तो हम तुम्हें अच्छा यार मानेंगे। हमसे पूछा तो काहे क्या यार हुई। ठीक है, मैं खुश होता हुआ बोला, मैं खुद ही आकर आपको बताऊंगा कि आपको मुझे उनके पीछे लगाने की क्या ज़रूरत आ पड़ी। और हाँ, क्या आज दिन में भी दोनों या उनमें से कोई राजा और मदद से मिली? मैंने सवाल किया। जी नहीं। क्या ये बात पक्की है? मैंने कहा। क्या कुछ देर के लिए भी उन दोनों में से कोई तुम्हारी आंखों से ओझल नहीं हुई? मेरे इस सवाल का जवाब जब उसने मुझे इनकार में दिया तो मुझे कुछ आराम सा मिला। इसके बाद वह मेरे हुक्म की तामील करने, यानी ये पता लगाने के लिए चला गया कि मैंने उसे कमला और कंचन के पीछे क्यों लगाया। उसकी तो अभी तक कोई खबर आई नहीं है और मैं आपको ये बात लिख रहा हूँ। आप मेरे सारे हालातों से वाकिफ हो गए। मैं बंसी लाल के हाथ ये खत आपको भेज रहा हूँ। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि ऐसे हालातों में मैं क्या करूँ। इस खत के ज़रिए मैं आपकी राय मांगता हूँ। इन हालातों का मुकाबला किस तरह किया जाए, यही राय मैं आपसे लेना चाहता हूँ। आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप किसी भी तरह के विलंब के बिना इन हालातों से निपटने के लिए अपनी राय एक खत में लिखकर बंसीलाल के हाथ फ़ौरन ही भिजवा दें। आप अपने खत के साथ बंसीलाल को फ़ौरन रवाना कर दें, तभी मेरे दिल को आराम मिलेगा। इन हालातों में मैं आपकी राय से ही काम करना चाहता हूँ। आपका अपना मेघराज। बस, राम रतन बोला। दारोगा के उस लंबे चौड़े खत में यही लिखा था। उसके इस खत का दलीप सिंह से है। दलीप सिंह ने क्या जवाब दिया? पक्तावर सिंह बने हुए पिशाचनाथ ने कहा। जब हमने वह पेज पलटा तो अगले पेज पर हमारे पिता ने लिख रखा था। आपने 4 पेज का दारोगा वाला का पीछे पढ़ लिया। आपको दारोगा के गंदे इरादों का तो पता लग ही गया होगा। साथ ही आपने ये भी देखा कि इसने महारानी कंचन और कमला को अपने दिमाग की मदद से कितने खूबसूरत तरीके से धोखे में डाला। मैं यहाँ ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखकर केवल इतना ही लिखूंगा कि 4 पेज के इस खत की नकल करके मैंने दलीप सिंह तक पहुँचा दिया। इसके जवाब में दलीप सिंह ने जो खत लिखा था वह मेरे इस कागज़ के पीछे लगा हुआ। आप लोग पेज उलटकर वह खत पढ़ सकते हैं, लेकिन ये समझ लेना चाहिए कि इसकी नकल मैंने दारोगा तक पहुंचा दी। यहाँ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि अब लगातार मैं दारोगा और दलीप सिंह के खत ही आपको पढ़वाऊँगा। बीच में मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखूँगा। हमने पेज पलटा और दलीप सिंह का जवाब पढ़ा। राम रतन बताने लगा। उसमें लिखा था, प्यारे मेघराज, तुम्हारा खत मिला और पढ़कर दिल को बड़ा ही रंज हुआ। वाकई तुमने कमला को सब कुछ बताकर अपने पैर में खुद खुद ही कुल्हाड़ी मार लिया। मगर खैर, अब जो हो गया उसका अफसोस करने से क्या हासिल। अब तो हमें इन हालातों का आगे मुकाबला करना। वाकई तुमने कंचन और कमला को अपनी बातों में उलझाकर बड़ा ही खूबसूरत धोखा दिया। अगर ये धोखा स्थायी नहीं, किसी भी शायद तुम्हारा भेद दोनों जान सकती। कंचन ने यह बात अभी तक उमादत तक कदाचित इसलिए नहीं पहुंचाई है कि वह तुम्हारी बहन और तुम्हारा बुरा नहीं चाहती। अगर उसके दिल में तुम्हारे लिए एक बहन का प्यार ना होता तो वह तुमसे ये सब बातें अपने खास कमरे में ना करके भरे दरबार में करती। तकलिए में बुलाकर करने से ही साफ जाहिर है कि वह तुम्हारा बुरा नहीं चाहती। लेकिन उसके दिल की ये हालत ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकती। जैसे ही उसे ये यकीन हुआ कि तुम वाकई मदद के खिलाफ बगावत करने की सोच रहे हो और तुमने झूठी बातों में फंसाकर उसे धोखा दिया, तब वह अपने पति को बचाने के लिए बेशक मदद को सब कुछ बता सकती है। और उन हालातों में तुम्हारे बचाव का कोई भी रास्ता बाकी नहीं बचेगा। इसलिए हमारी राय तो यह है कि हालात उतने गंभीर होने से पहले ही निपट लिया जाए तो ठीक है। हालांकि ये राय देते हुए हमारा दिल भी डावाडोल हो रहा है। हम कह नहीं सकते कि हमारी इस राय को तुम मानोगे या नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि ये राय पढ़कर तुम मुझे ही गलत समझो और नफरत करने लगो। लेकिन अगर गौर से देखोगे तो इस रास्ते के अलावा इस मुसीबत से छुटकारा पाने का दूसरा रास्ता नहीं है। अगर खुद को बचाना है और चमनगढ़ की गद्दी हासिल करनी है तो तुम्हें यह कदम अवश्य उठाना होगा। अब तुम सोच रहे होगे कि ऐसी मैं कौन सी राय जाहिर करने जा रहा हूँ जिसको लिखने में इतना हिचकिचा रहा हो। तो सुनो, हमारी राय है कि कमला और कंचन की फौरन हत्या कर दी जाए। संभव है कि इस राय को पढ़कर तुम्हारा कलेजा कांप उठा और तुम्हें यह पसंद भी ना। लेकिन ठंडे दिमाग से सोचो तो अब बचाव के लिए तुम्हारे पास दूसरा कोई रास्ता भी बाकी नहीं बचा। ये दोनों ही वक्त से पहले तुम्हारा भेद किसी भी वक्त खोल सकती है। जब तक वे दोनों दुनिया में हैं तब तक तुम अपने किसी भी इरादे में कामयाब नहीं हो सकोगे। उनकी नज़र हर वक्त तुम पर ही रहेगी। चमनगढ़ में उमादत की मुखालफत में अगर सुई भी गिरेगी तो मुजरिम तुम्हें ही समझा जाएगा। जब ये बात कंचन तक पहुंच गई है तो उमादत तक पहुंचने में भी ज़्यादा देर नहीं लगी। और उमादत के पास तक बात पहुंचने का मतलब सीधा है तुम्हारी दुर्गति। इसलिए तुम्हारे हक में तो एक ही राय है कि इससे पहले कि कमला और कंचन तुम्हारे भेद को किसी तीसरे आदमी के कानों तक पहुंचाए, तुम उन्हें ही खत्म कर दो। खत के जरिए जल्दी खबर देना कि तुम क्या करने वाले हो। तुम्हारा दलीप से। अगले पेज पर इस खत का जवाब था जो दारोगा ने दलीप सिंह को लिखा था। राम रतन ने बताना शुरू किया, प्रिय दलीप सिंह जी,
आपका खत मिला और आपकी दुख और रंज से भरी राय पढ़ी। बेशक आपकी राय पढ़कर मेरा दिल कांप उठा। कोई भाई अपनी बहन की हत्या के बारे में सोचेगा तो भला दिल कांपे बिना कैसे रह सकता है। मगर क्या करूं, मजबूर हूं। सोचता हूँ गद्दी के लिए तो भाई भाई का, बेटा बाप का खून कर देता है। कंचन तो फिर भी मेरी बहन ही। दूसरी तरफ ये भी सोचना पड़ता है कि बात केवल गद्दी की ही नहीं रही, बल्कि मेरी इज्जत की भी हो गई। हालांकि दिल से मैं भी कंचन की हत्या करने के हक में नहीं। और जब मैंने आपकी राय पढ़ी तो कुछ देर के लिए ये सोचकर कि आपने मुझे ये कैसी राय दी है, गुस्सा भी आया और दिल में फैसला किया कि आपकी इस राय को मैं नामंजूर कर दूँ। लेकिन फिर आपके खत में लिखे मुताबिक मैंने ठंडे दिमाग से सोचा। विचार करने पर मुझे पता लगा कि इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर मैंने आपकी राय नहीं मानी तो मैं बर्बाद हो जाऊं। अतः अब मैंने अपने कलेजे को मजबूत करके यही फैसला किया है कि आपकी राय मानने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मैं समझ गया कि चमनगढ़ की राजगद्दी मुझसे बलि मांग रही है और तभी मैं भी कंचन की बलि देने को तैयार हूँ। मैं समझ चुका हूँ कि कंचन की बलि के बिना मुझे चमनगढ़ की राजगद्दी नहीं मिलेगी। कंचन और कमला के ही मरने से मेरा भेद गुप्त रह सकता है। मैं इस काम के लिए तैयार हूँ, मगर इस काम में मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। आप अगले खत में लिख भेजें कि इन दोनों की हत्या किस ढंग से की जाए। हत्या की तरकीब ऐसी योजना कि कहीं भी कोई गलती ना हो। उन दोनों की हत्या के बाद कम से कम उस वक्त तक किसी को पता न लगे कि मैं हत्यारा हूँ। आपका मेघराज। दलीप सिंह का जवाब। प्यारे मेघराज, तुम्हारा खत पढ़ा और ये जानकर खुशी हुई कि तुमने हालातों की नज़ाकत को पहचान कर सही फैसला कर लिया। वाकई इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। तुमने तरकीब पूछी, सो दो औरतों को मारने के लिए किसी खास तरकीब की ज़रूरत नहीं है। चमनगढ़ और हमारी रियासत यानी दलीप नगर के बीच खूनी घाटी नाम की एक जगह है। तुम शायद वहाँ कभी गए भी होगे। वहाँ बुरी तरह सन्नाटा रहता है। वहाँ अगर किसी को भी मार काट कर डाल दिया जाए तो दूर दूर तक किसी को कानो कान खबर ना हो। इन दोनों की हत्या करने के लिए उससे मुनासिब जगह नहीं है। आजकल खूनी घाटी में एक तरह से हमारा कब्जा है। हम अपनी कुछ गुप्त फौज हमेशा वहाँ रखते हैं ताकि उमादत कभी अचानक हम पर हमला नहीं कर सके। तुम किसी भी तरह उन दोनों को खूनी घाटी ले आओ। हम तुम्हें वहाँ खुद मिलेंगे। लाने से पहले हमें तुम एक खत भेज देना जिसमें लाने का दिन और वक्त लिख देना। हम उस वक्त से पहले ही अपनी फ़ौज को खूनी घाटी से यहाँ बुलवा लेंगे। ये काम हम इस सबब से करेंगे कि कमला और कंचन की हत्या के बारे में हम दोनों के अलावा किसी और को मालूम नहीं हो सके। उस वक्त मैं वहाँ पर तुम्हें अकेले ही मिलूंगा। मेरे किसी भी आदमी को ये पता ना होगा कि मैंने किस सबब से खूनी घाटी खाली करवाई है और मैं खुद घाटी को खाली करवा कर वहाँ आया। तुम्हारे लिए भी मेरी राय है कि तुम उन दोनों को किसी भी बहाने से ही केवल अकेले ही यहाँ लेकर पहुँचो। तुम्हारा दलीप सिंह। मेघराज का जवाबी खत। प्यारे दलीप सिंह जी, मुझे आपकी तरकीब पसंद है। वाकई हम दोनों के अलावा किसी को भी मालूम ना हो सके कि हम दोनों कंचन और कमला के हत्यारे हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि इस काम में ना तो हम किसी तीसरे आदमी की मदद लें और ना ही वहाँ कोई तीसरा मौजूद हो। मेरा वह अय्यार जो कमला और कंचन के पीछे लगा हुआ था, वह लाख कोशिशों के बाद भी उन दोनों में होने वाली कोई ऐसी बात नहीं सुन सका जिससे उसे मालूम हो कि वह मेरे बारे में कुछ जान गई हो। वैसे भी इन हालातों में ये बात हमारे हक में ही, क्योंकि अगर वह जान जाता तो कमला और कंचन की हत्या के बारे में वह हम पर शक करता। उसने केवल इतनी ही सूचना दी है कि वे अभी तक उमादत से नहीं मिली। सुनिए, मैं कल रात के दूसरे पहर के बाद किसी भी वक्त कमला और कंचन को लेकर खूनी घाटी पहुंच रहा हूँ। आप कल सुबह ही घाटी खाली करवा लें और रात के पहले पहर में ही वहाँ मेरा इंतज़ार करें। किसी भी तरह की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना सारा किया धरा चौपट हो जाएगा। आपको वहाँ देखकर ही मेरा हौसला बढ़ेगा। अकेला तो मैं घबरा जाऊँगा, इसलिए अब मिलिएगा ज़रूर। आपका मेघराज। रुकावट के लिए खेद है। क्या दरोगा मेघराज अपने जीजा उमदत को मार सका? क्या उसका चमनगढ़ का राजा बनने का ख्वाब पूरा हो सका? क्या बख्तावर के रोग का भांडा फोड़ सका जो वास्तव में पिशाचनाथ था? क्या बंसीलाल नाम के अय्यार को मेघराज खत्म कर सका? दलीप सिंह दारोगा के बाद तिलिस्मी खंजर देखकर चौंक क्यों पड़ा था? क्या वे दोनों चंद्रप्रभा और रामरतन कलमदान का रहस्य पिशाचनाथ को अपना पिता यानी बख्तावर सिंह समझकर समझा सके? दलीप सिंह ने कमला और कंचन की हत्या मेघराज यानी दारोगा से क्यों करवाई? ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न हैं जो अनुत्तरित रहेगा। उन सब के लिए आगामी भाग 7 और 8 अवश्य पढ़ें। यदि आप देवकांता संतति के संपूर्ण भाग छोड़ 8वां बयान। आप ऊपर के खतों में पढ़ा है कि इन दुष्टों ने किस तरह दो मासूमों की हत्या की साजिश रची है। इन खतों के पीछे लगे बंसीलाल के लेके एक कागज का मजमून बताता हुआ राम रतन पिशाच को बख्तावर सिंह समझकर बोला, मैं कितना मजबूर हूँ कि सारी साजिश जानते हुए भी मैं कुछ कर नहीं सकता।
मेरी मजबूरी शायद मेरे अलावा कोई दूसरा न समझ सके। मेरा दिल कहता है कि इस साजिश में गुनाहगार मैं भी हूँ। उन दोनों के अलावा शायद मैं ही तीसरा आदमी हूँ जो इस साजिश से वाकिफ़ है। कितना दुष्ट हूँ मैं भी, कि सब कुछ जानते बूझते भी मैं सब कुछ हो जाने देने के लिए मजबूर हूँ। सच, इन दोनों के साथ साथ गुनाहगार मैं भी। मुझे मालूम हो चुका है कि ये लोग किस घिनौने ढंग से इतना बड़ा पाप करने जा रहे हैं, मगर फिर भी मैं इनकी खिलाफत नहीं कर पा रहा हूँ। हूँ ना मैं भी गुनाहगार। और आगे बंसीलाल ने इस प्रकार लिखा था। खैर, मैंने ये फैसला किया कि जो गुनाह होने जा रहा है उसे मैं अपनी आंखों से देख, इसलिए मैंने एक काला लवादा पहना, चेहरे पर काली नकाब डाली और रात के पहले पहर से ही दारोगा के घर की निगरानी करने लगा। मैं रोशनदान के जरिए दारोगा के कमरे का सारा हाल बखूबी देख सकता था। उस वक्त दारोगा अपने कमरे में शीशे के सामने बैठा चेहरे की लीपापोती कर रहा था। थोड़ी ही देर में मैंने देखा कि इसने अपनी सूरत कमला जैसी बना ली। रात का पहला पहर खत्म होने तक उसने जनाने कपड़े पहन लिए और पूरी तरह कमला बन गया। और फिर वह गुप्त तरीके से अपने घर से बाहर निकल गया। न उस मैं इसके पीछे इस तरह था कि वह मेरी मौजूदगी का हल्का सा भी आभास न पा सके। मैं यहाँ पर वे सारी घटनाएं लिख रहा हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखी। कमला बना हुआ दारोगा सीधा महारानी कंचन के शयन कक्ष में पहुंचा। उसके दरवाज़ा खटखटाने पर खुद कंचन ने अंदर से दरवाज़ा खोला और फिर सामने कमला को देखकर बोली, क्या बात है कमला, तू रात के इतने वक्त गए, यहाँ पर कैसे? एक बहुत ही दुखद और ज़रूरी खबर आपको देने आई। दारोगा ने कमला की आवाज़ में कहा। अगर आप ना चली तो गजब हो जाएगा। क्यों, क्या बात है? कंचन ने चौंकते हुए पूछा। ऐसी क्या बात है? दारोगा साहब वाकई दलीप सिंह से मिले हुए। दारोगा ने कहा। वह अभी अभी महाराज उमादत को अपने साथ खूनी घाटी लेगा। ये तुम क्या कह रही? महारानी कंचन एकदम चौंक कर बोली। तमाम हाल को साफ साफ और मुख्तसर में कहो। ज़्यादा मुख्तसर का तो इस वक्त समय नहीं है। दारोगा ने कहा। फिलहाल केवल इतना ही समझ लीजिए कि उस दिन का दारोगा साहब का बयान ठीक था या गलत, यही परखने के लिए मैं बराबर उसी समय से उनके पीछे थी। अभी कुछ ही देर पहले दारोगा साहब के मकान पर दलीप सिंह का बलवंत नामे के एक अय्यार आया और उसने दारोगा साहब से कहा कि योजना के मुताबिक दलीप सिंह खूनी घाटी में पहुंच चुके हैं। उन्होंने खबर भिजवाई है कि आप फौरन राजा उमदत को साथ लेकर खूनी घाटी पहुंच जाए। बस वहाँ बड़ी आसानी से उमदत को कैद कर लिया जाएगा। ये तू क्या कह रही है? महारानी कंचन लगभग चीख पड़ी। चीखिए मत महारानी, दारोगा धीरे से बोला। आप नहीं समझती कि कितना खतरा है। अभी ये नहीं पता लगा है कि राजमहल में कौन कौन से मुलाजिम मेघराज के साथ मिल गए हैं। हाँ, ये ज़रूर पता है कि बहुत से मुलाजिम उनके साथ हैं। अगर उनके किसी अय्यार ने हमें बातें करते देख लिया तो फिर इसी वक्त गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। अगर महाराज को बचाना है तो जोश से नहीं बल्कि दिमाग से काम लीजिए। इन लफ्ज़ों का महारानी कंचन पर काफ़ी कुछ असर पड़ा और वह धीरे से वो। उसके बाद दारोगा मेघराज ने क्या किया? बलवंत की बात सुनते ही उन्होंने उसे यह कहकर विदा कर दिया कि वे थोड़ी देर बाद उमादत को अपने साथ लेकर खूनी घाटी पहुंच रहे। बलवंत के जाने के बाद दारोगा साहब महाराज से मिले और उन्हें धोखे में डालकर अपने साथ ले गए। मेघराज ने उन्हें किस तरह की बातें करके धोखे में डाला? महारानी कंचन ने सवाल किया। ये सब कुछ बताने का वक्त नहीं है महारानी, मेघराज ने कहा। अगर महाराज की कुछ मदद करनी है तो फौरन मेरे साथ चलिए। नहीं, महारानी कंचन ने कहा, पहले हम वे बातें सुनना चाहते हैं। दारोगा ने महाराज के पास जाकर कहा कि पता लगा है कि खूनी घाटी में दलीप सिंह की फौजें पड़ी। एक अय्यार ने खबर दी है कि खूनी घाटी में दिन ब दिन दलीप सिंह की फौजों की संख्या बढ़ रही है। उसका इरादा चमनगढ़ पर हमला करने का लगता है। दारोगा साहब के मुंह से इतना सुनते ही महाराज बोले, आओ हमारे साथ, हम खुद ही इस खबर की जांच करने को चलेंगे। और इस तरह से महाराज मेघराज के साथ खूनी घाटी की ओर चले गए। दारोगा ने कमला की आवाज़ में कहा, आप सुन ही चुकी है कि माँ उन्हें गिरफ्तार करने के लिए दलीप सिंह बैठा। जल्दी हमें कुछ करना चाहिए वरना गजब हो जाएगा। जब मेघराज उन्हें बातों में फंसाकर धोखे में डाल रहा था उस वक्त तू क्या कर रही थी? क्या चुप खड़ा रहना ही तेरा धर्म था? महारानी कंचन ने उसे डांटा। मैं कर ही क्या सकती थी? क्या नहीं कर सकती थी? महारानी कंचन गुस्से में बोली। तू शोर मचाकर मेघराज को फंसवा सकती थी, कमरे में जाकर उनके सामने उस दुष्ट की पोल खोलकर फंसवा सकती थी। मेरे ऐसा ना करने के पीछे कई सबब थे महारानी, दारोगा ने कमला की मासूम आवाज़ में कहा। पहला सबब तो यही था कि पता नहीं कहाँ कहाँ दारोगा साहब के आदमी फैले हुए। मेरे शोर मचाने से अगर उनके ही आदमी आ जाते तो। जब महाराज और वे बातें कर रहे थे उस सब मेरे कमरे में जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। दूसरा डर ये भी तो था कि दारोगा साहब आपके भाई भी हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं उनका भांडा फोड़ दूं, फिर आप ही मुझसे नाराज़ हो जाएं। अरे काहे का भाई है वो दुष्ट? महारानी कंचन एकदम झुंझला उठी। जो अपनी बहन का मंगलसूत्र ही नोचने लगे, मैं भाई का रह जाते हैं। मैं कसम खाती हूँ कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो अपने हाथों से मैं मेघराज का सिर धड़ से अलग कर दूँ। लेकिन आप जल्दी मेरे साथ चलिए तो सही, कमलावनी मेघराज ने कहा।
चलो, महारानी कंचन ने जोश में कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गए। नहीं महारानी, मेघराज ने कहा, उस तरफ से नहीं। आप बार बार ये क्यों भूल जाते हैं कि महल में मौजूद मुलाजिमों में से कौन हमारे हक में और कौन दारोगा साहब के? इस बात का अभी कुछ पता नहीं है, इसलिए इस रास्ते से इस वक्त महल के बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। तो फिर तुम किस रास्ते से बाहर निकलना चाहती? महारानी कंचन ने पूछा। सुना है आपके इस कमरे में गुप्त रास्ता जाता है जो सीधा चमनगढ़ की सरहदों से बाहर खुलता। मेघराज ने कहा, उसी से चलिए। महारानी कंचन ने उसे एकदम शक की निगाहों से देखा और बोली, तुम्हें इस रास्ते के बारे में कैसे मानी? मगर मेघराज जैसे सब कुछ सोच कर यहाँ आया था, वह एक भी शायद के लिए बिना सर पकाए बोला, बातों बातों में एक दिन दारोगा साहब ने ही मुझे बताया था। कह नहीं सकती कि उन्होंने झूठ कहा था या सच। महारानी कंचन का शक हट गया और बोली, चलो उसी रास्ते से, लेकिन जल्दी करो, आप जल्दी से वह रास्ता खोलिए, दारोगा ने कहा। और महारानी कंचन उसके जाल में फंसकर वह गुप्त दरवाज़ा खोलने लगी। उधर दारोगा ने आगे बढ़कर महारानी कंचन के कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैं, बंसीलाल, अभी तक कमरे के बाहर ही खड़ा उनकी बातचीत सुन रहा था। उसके कमरा बंद करने के सबब से अब मैं ना तो अंदर का हाल ही देख सकता था और ना ही उनके पीछे जा सकता था। मैं ये भी नहीं देख सका कि कमरे में अगर चोर दरवाज़ा का। कुछ देर तक मैं वहीं खड़ा रहा। अंदर से उनकी बातचीत के अस्पष्ट से स्वर सुनाई देते रहे। इसके बाद कमरे में सन्नाटा था। मैं वहाँ खड़ा काफ़ी देर तक सोचता रहा कि कोई ऐसी तरकीब दिमाग में आ जाए कि मैं उनका पीछा कर सकूं, लेकिन इस काम में मुझे नाकामी ही मिली। मैं नहीं जान सका कि इसके बाद दारोगा और महारानी कंचन में क्या बातें हुई, वह चोर दरवाज़ा कमरे में से खुलकर कहाँ तक जाता था, इत्यादि। अब मैं सोच रहा था कि दारोगा की अगली करतूत किस तरह देखूं। मेरे दिमाग में एक तरकीब आई और उसी तरकीब के मुताबिक मैं वहाँ से रवाना होकर कमला के घर पहुँच के चोरों की तरह छुपकर मैं उसके घर की छत पर पहुंचा और रोशनदान पर लटक कर उस कमरे में नजर रखने लगा जिसमें कमला आराम से सो रही थी। मैं जानता था कि दारोगा यहाँ भी जरूर पहुंचेगा। बिना कमला को ठिकाने लगाए महारानी कंचन की हत्या का इनका षड्यंत्र अधूरा था। उस वक्त दूसरा पहर कोई आधा ही बीता था कि किसी ने कमला के मकान का दरवाज़ा खटखटाया। कई बार खटखटाहट के बाद दरवाज़ा खोलने के लिए कमला उठी और रोशनदान से कमरे का सारा हाल बखूबी देख रहा था। कमला के दरवाज़ा खोलते ही जो इंसान कमरे में आया उसे मैं पहचान गई। वो दारोगा था, लेकिन महारानी कंचन के बेस में। कमला उसे यहाँ देखकर चौंकी और बोली, महारानी जी आप यहाँ? कमला धोखा खा गई थी। दारोगा ने कंचन बनकर कमला से यही कहा कि मेघराज राजा उमर को धोखे में डालकर खूनी घाटी ले गए। यहाँ हम इतना ही लिखना काफ़ी समझते हैं कि दारोगा कमला को भी ठीक उसी तरह धोखे में डालना चाहता था जिस तरह उसने कंचन को डाला था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि पहले वो ये सब बातें कमला बनकर कह रहा था और इस वक्त महारानी कंचन बनकर। लेकिन कमला महारानी कंचन की तरह आसानी से उसके चंगुल में न बसी। उसे कुछ शक सा हो और वह बोली, लेकिन पहले पहचान का वह लफ्ज़ तो कहिए रानी साहिबा जो मैंने आपको बताया था। कमला की इस बात पर महारानी कंचन बना दारोगा एक शायद के लिए बुरी तरह बौखला गया। उसे कुछ और नहीं सूझा तो वह बाज की तरह कमला पर झपट पड़ा। लेकिन कमला भी जैसे कम नहीं थी। उसने बड़ी फुर्ती से खुद को बचाया और बोली, मुझे पहले ही शक था बदकार, तू दारोगा है और मुझे धोखे में डालना चाहता। तू ठीक समझी कमला, मैं वही तेरा दिलबर दारोगा हूँ। दारोगा कुटिलता से मुस्कुराता हुआ बोला, माना कि तू मेरे धोखे में नहीं आई, लेकिन जो मुझे करना है वो तो करूँगा ही। धोखे में नहीं आई तो दूसरे ढंग से तुझे ले जाऊँगा। कहने के साथ ही उसने अपने बटुए से खंजर निकाल लिया। कमला भी अपना खंजर संभाल कर उससे मुकाबला करने के लिए तैयार हो गई। बड़े खतरनाक ढंग से मुस्कुराता हुआ दारोगा बोला, तू अय्यार नहीं है कमला जो मेघराज का मुकाबला करेगी। देख, ये मेरे हाथ में दबा खंजर देख रही है, इसे तिलिस्मी खंजर कहते हैं। अगर किसी के पास ये हो तो एक साथ 100 दुश्मन भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कहने के साथ ही दारोगा ने खंजर का एक बटन दबाए। बटन दबते ही कमरे के अंदर एक ऐसी चकाचौंध रोशनी हुई कि किसी भी तरह से आंखें खोले रखना नामुमकिन हो गई। उस खंजर से इतनी तेज़ रोशनी निकल रही थी कि मानो जेठ के महीने का दोपहर का सूरज। आंखें खोलना एकदम नामुमकिन था। मेरी भी आंखें बंद हो गई। मैं कह सकता हूँ कि यही हाल कमला का हुआ होगा। इतनी तेज़ रोशनी की वजह से आंखें बंद कर लेने के सबब से मैं कुछ भी नहीं देख सका। जब कुछ देर बाद वह रोशनी गायब हुई तो आंखें खोलकर देखा, कमला कमरे की ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। उसी के सामने खड़ा दारोगा अपना खंजर पीठ में लगा रहा था। कदाचित आप ये सोच रहे होंगे कि खंजर की इस चमक से दारोगा की आंखें बंद क्यों नहीं, और हो सकता है कि आप इस भेद से वाकिफ भी, फिर भी यहाँ लिख देना ही ठीक है। दरअसल तिलिस्मी खंजर की रोशनी की काट खंजर की मूठ से ही होती है। इस खंजर की मूठ खोखली होती है और उसमें एक खास तरह की चूर्ण रूप में दवा भरी होती है। इस चूर्ण को एक बार आँख में लगा लिया जाए तो 15 दिन तक तिलिस्मी खंजर की चमक आंखों पर किसी भी तरह का असर नहीं करती। जो भी जीव बिना आँख में ये चूर्ण लगाए खंजर की रोशनी का मुकाबला करे वह किसी भी हाल में आंखें नहीं खोल सकता।
ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि दारोगा पर खंजर की रोशनी का असर क्यों नहीं हुआ। दारोगा ने तिलिस्मी खंजर अपनी कमर में लगाया और बेहोश कमला की गठरी बनाकर बाहर निकल गया। मैं भी जल्दी से रोशनदान से हटा और घूमकर उसके पीछे आ गया। अब मैं उसी तरह से उसका पीछा करने लगा जैसे कि दारोगा बिगड़ से महारानी के शयन कक्ष तक किया था। उसे मेरी मौजूदगी का कोई एहसास नहीं हो सका और वह जंगल में एक विशाल दरख्त के पास जाकर ठहर गया। कमला की गठरी दरख्त की जड़ में डाली और दरख्त पर चढ़ते ही चला गया। मैं उस दरख्त से दूसरे दरख्त की आड़ में छुपा ये सब हाल देख रहा था। कुछ ही देर बाद दारोगा दरख्त के ऊपर से एक दूसरी गठरी लादे नीचे आता हुआ दिखाई दिया। मैं समझ गया कि इस गठरी में महारानी कंचन के अलावा कोई ना होगा। मैंने अंदाज़ा लगाया कि ज़रूर दारोगा ने रास्ते में ही महारानी कंचन को किसी तरह धोखे में डालकर बेहोश कर दिया होगा और फिर इस गठरी को यहाँ दरख्त पर बांधकर वह कमला को लेने गया होगा। दरख्त से नीचे आकर दारोगा ने जनाने कपड़े उतारे, चेहरा भी साफ किया और अपने असली रूप में आने के बाद उसने दोनों गठरियों को अपने कंधे पर लादा और जंगल में एक तरफ को रवाना हो गई। दारोगा वे जनाने कपड़े दरख्त के नीचे ही छोड़ गया था। वे कपड़े मैंने उठा लिए। वे कपड़े भी तुम्हें इस कलमदान में जिसमें से कि तुम ये सब पढ़ रहे हो सबसे नीचे रखे मिलेंगे। क्या वाकई कलमदान में जनाने कपड़े भी मिले थे? यशाज ने बख्तावर सिंह की आवाज़ में राम रतन से सवाल किया। हाँ, राम रतन ने जवाब दिया। पिताजी के लिखे अनुसार हमें कलमदान में सबसे नीचे जनाने कपड़े मिले थे। ठीक, विशाजनाथ बोले। इससे आगे बंसीलाल ने क्या लिखा? उन्होंने लिखा है। राम रतन फिर बताने लगा। वे कपड़े अपने कब्जे में करके मैं फिर दारोगा के पीछे लग गया। वह दोनों गठरियों को संभाले बहुत ही तेजी के साथ बढ़ा चला जा रहा था। उसका रुख खूनी घाटी की तरफ ही था। मैं भी सावधानी के साथ उसके पीछे पीछे चल रहा था। तीसरे पहर शुरू होते होते वह खूनी घाटी में पहुंच गया। मैं अपने बयान को ज़्यादा लंबा ना खींचकर संक्षेप में लिख देता हूँ कि वह खूनी घाटी में राजा दलीप सिंह के पास पहुंच गया। उनकी साजिश के मुताबिक घाटी में इस वक्त अकेला दलीप सिंह ही था। दलीप सिंह घाटी में पत्थरों को तराश कर बनाए गए एक कमरे में बैठा था। कमरा शाही शान से सजा हुआ था। छत में एक फानूस और 3 कंदीलें लटक रही थी। उनकी रोशनी कमरे की एक एक चीज़ को चमकाने में मददगार थी। कमरे के ठीक बीच में एक तख्त था। तख्त के ठीक बीच में एक पीतल का कलमदान रखा था। यह कलमदान काफ़ी बड़ा और मजबूत था। तख्त पर खूबसूरत सफ़ेद चादर बिछी हुई थी। उसी तख्त पर बैठा दलीप सिंह दारू का रसा स्वादन कर रहा था। दारोगा को आता देखकर वह खड़ा होकर बोला, आओ दारोगा साहब आओ। ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं करना पड़ा? दारोगा ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। नहीं, उन दोनों में से एक गठरी को दलीप सिंह संभालता हुआ बोला। ठीक वक्त पर आए। इन्होंने ज़्यादा परेशान तो नहीं किया? थोड़ा सा कमला ने परेशान करने की कोशिश की थी लेकिन मैंने तिलिस्मी खंजर से इसे ठीक कर दिया, कहते हुए दारोगा ने गठरी तख्त पर डाल दी। दलीप सिंह ने भी गठरी तख्त पर डाली और बोला, तिलिस्मी खंजर? लेकिन ऐसी नायाब चीज़ तुम्हारे हाथ कहाँ से लगी? उसी तिलिस्मी से मिली है जिसका कि मैं दरोगा, मेघराज ने जवाब दिया। ओह ठीक है। दलीप सिंह इस तरह बोला मानो थोड़ी देर पहले वह भूल गया था कि मेघराज एक तिलिस्म का दारोगा भी। बोला, खैर इन्हें यहाँ तक लाने में तुम्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी होगी। आओ पहले आराम से थोड़ी दारू पी लो, उसके बाद इन्हें भुगतेंगे। मेघराज ने उसका यह निमंत्रण स्वीकार कर लिया। मैं कमरे के बाहर खड़ा आराम से कमरे का हाल देख रहा था और उनकी बातें भी सुन रहा था। कमरे में क्योंकि रोशनी थी और जहाँ मैं खड़ा था वहाँ अंधेरा, इसी सबब से मैं तो कमरे का हाल बखूबी देख सकता था लेकिन वो मुझे नहीं देख सकते थे। दोनों आमने सामने बैठकर दारू पीने लगे। यहाँ पर उनके बीच होने वाली बातचीत लिख देना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि उनकी बातें मुझे चौंकाने वाली होने के साथ साथ मेरे बहुत ही काम की भी थी। दारू पीते पीते अचानक दारोगा की नज़र उस कलमदान पर पड़। कलमदान के बाहरी हिस्से में नक्काशी करके 4 आदमियों की तस्वीरें बनाई गई थी। हल्के से नशे में होकर दारोगा ने वह कलमदान उठाया और बोला, इस कलमदान पर यह नक्काशी तो बड़ी खूबसूरत है दलीप सिंह जी। जी हाँ, ये हमारा ख़ानदानी कलमदान है। दलीप सिंह बोला, इस पर मेरे माता इस पर मेरे पिता परदादा उनके पिता की तस्वीरें नक्काशी करके बनाई गई हैं और हमारे ख़ानदान की हर पीढ़ी एक ऐसा कलमदान बनवाती है जिसमें उससे पहले की 4 पीढ़ियों के चित्र हो। ये कलमदान मैंने बनवाया। इसके बाद मेरा अगला वारिस एक ऐसा ही कलमदान बनवाएगा जिस पर से मेरे परदादा की तस्वीर हट जाएगी। क्या इस कलमदान में इसके अलावा भी कोई दूसरी खासियत है? मेघराज ने पूछा। नहीं, और किसी तरह की कोई खासियत नहीं है, मेघराज ने कहा। हाँ, साधारण कलमदानों से हटकर इसमें एक खास बात है लेकिन उसे मैं किसी तरह की खासियत नहीं मानता। साधारण कलमदानों में ढक्कन नहीं होता, इसमें एक मजबूत ढक्कन, इस सबब से इसे बंद किया जा सकता है। उस ढक्कन को साधारण तरीके से खोला भी नहीं जा सकता। ढक्कन एक खास तरकीब से खुलता है जो गुप्त भाषा में इसी पर लिखा।
लेकिन आपके खानदान की हर पीढ़ी एक ऐसा अजीब कलमदान क्यों बनवाती है? दारोगा ने पूछा। क्योंकि हमारी खानदानी वसीयत इसी कलमदान में बंद करके रखी जाती है, दलीप सिंह बोला। खैर छोड़ो इस कलमदान की बात को, हम कहाँ बेकार की बातों में उलझ कर। एक तो हमें आपस में मिलने का ही मौका कम मिलता है, और अब जब वक्त मिला है तो हम उसे बेकार ही गंवा रहे हैं। इस वक्त हमें ये सोचना चाहिए कि आज की रात हमने जो कुछ किया है और आगे करेंगे, कहीं किसी तीसरे आदमी को किसी तरीके से ये मालूम तो नहीं है। हाँ, ये सोचना तो बहुत ज़रूरी है, दारोगा बोला। क्योंकि अगर किसी भी तरह से हमारा ये भेद कोई तीसरा आदमी जान गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अगर दुनिया के सामने ये भेद खुल गया कि मैंने ही अपनी बहन कंचन की हत्या की है, तो फिर मैं दुनिया को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहूँगा। इसलिए तो कहता हूँ कि पहले तुम सोचो कि कहीं कोई ऐसा आदमी है तो नहीं, दलीप सिंह ने कहा। चमनगढ़ में तो इस भेद के बारे में भनक केवल अय्यारों को लग सकती थी, जिन्हें खुद मैंने कंचन और कमला के पीछे लगाया था। लेकिन उन्हें मैंने हुक्म देकर पहले ही इस काम से हटाकर दूसरे कामों पर लगा दिया था। इसके अलावा मैं नहीं समझता कि चमनगढ़ में कोई किसी ढंग से इस भेद को जान सकता है। हमारे ख्याल से तो एक और आदमी हो सकता है। कौन? वही जो हमारे कद एक दूसरे तक पहुंचा था। दलीप सिंह के वाक्य को सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए। आपका मतलब क्या बंसीलाल से है? हाँ, लेकिन उसे कैसे मालूम हो सकता है? दारोगा बोला। मैं नहीं समझता कि किसी भी ढंग से उसे आज का भेद मालूम हुआ होगा। मेरे ख्याल से आज की कार्रवाई जानने का उसके पास एक बहुत ही खूबसूरत जरिया था, दलीप सिंह बोला। क्या? हमारे खत? दलीप सिंह ने कहा। हमारे बीच के खत बंसीलाल ही हम दोनों तक पहुंचाता है। मुमकिन है कि वह रास्ते में हमारे खत पढ़ लेता हो। अगर ऐसा हो तो फिर हमारे खत पढ़कर वह हमारी सारी साजिश अवश्य जान गया होगा। उनमें वह सब लिखा है जो हमने अब तक किया है और आगे करेंगे। बात तो आपकी ठीक ही है, दारोगा बोला। वाकई अगर उसने वे खत रास्ते में खोलकर पढ़ लिए होंगे तो वह हमारे इस गुनाह के बारे में बखूबी जान गया होगा। लेकिन उससे किसी भी तरह घबराने की कोई बात नहीं है। उसकी एक ऐसी नज़ मेरे हाथ में है कि वह मेरी इजाज़त के बिना टस से मज़ नहीं हो सकता। खैर वो तुम्हारे बस का आदमी है, उसको तुम जानो, दलीप सिंह बोला। हाँ, हम ये गारंटी से कह सकते हैं कि हमारी ओर से किसी भी आदमी को हमारे कामों की भनक तक नहीं। दूसरा सवाल तुमसे ये था कि तुम हमारे खतों का क्या करते हो। उसका यह सवाल सुनकर अपनी जगह पर खड़ा मैं कांप उठा। मुझे लगा जैसे खतों का भेद इन लोगों के बीच खुलने ही वाला। अपने पास एहतियात से रखता हूँ, दारोगा ने जवाब दिया। क्या हमेशा ही अपने पास रखते हो? दलीप सिंह ने अगला सवाल किया। हाँ, एक राग ने जवाब दी। कभी किसी के हाथ नहीं लग सके, इसलिए मैं हमेशा उन्हें अपने पास ही रखता हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन तुम ये गलत करते हो, दलीप सिंह ने कहा। ऐसी खतरनाक चीज़ों को ख़त्म कर देना ही ज़्यादा अच्छा होता है, वरना किसी भी क्षण वे जानलेवा बन सकती हैं। उन्हें रखने से हमें आपस में तो कोई फायदा होने वाला है नहीं, उन्हें नष्ट कर देना ही ठीक है। बात तो आपकी ठीक है, दारोगा बोला। तो क्या आप मेरा हर खत पढ़कर फाड़ देते हैं? हाँ, दलीप सिंह ने कहा। ऐसी खतरनाक चीज़ें तो हम अपने पास संभाल कर रखना ही मुनासिब नहीं समझते। तो लीजिए, मैं भी आपके सामने के खत फाड़ कर बखेड़ा खत्म कर देता हूँ। कहने के बाद दारोगा ने अपने बटुए में हाथ डाला और उसमें से खतों को निकालते हुए बोला, आप खुद ही अपने हाथों से फाड़ दें। हम ये नहीं चाहते कि ये खत किसी अन्य के हाथों में लगे और फिर हमारे कामों का सबूत बन जाए। इन अल्फाजों के साथ ही दारोगा ने उन सब खतों का एक मोटा बंडल, जो एक एक करके दलीप सिंह की नकल मारकर मैंने उसे दिया था, बटुए से बाहर निकाला और दलीप सिंह की तरफ बढ़ाकर बोला, आप खुद ही इस सबूत को ख़त्म कर दी थी। जैसे ही दलीप सिंह ने खत पकड़े, मेरा कलेजा काँप उठा। मेरा बेदा खुलने ही वाला था। उन दोस्तों को मालूम होने वाला था कि आने वाले वक्त में उनका सबसे बड़ा दुश्मन मैं हूँ। दलीप सिंह ने खात हाथ में लिया और बंडल खोल लिया। जैसे ही सबसे ऊपर वाले खत की लिखाई पर उसकी नज़र पड़ी, वह चौंक पड़ा। उसने जल्दी जल्दी उलट पलट कर सारे खतों पर नज़र मारी और बौखला गया। एक साइड में उसका चेहरा पीला जर्द पड़ गया। उसकी ये हालत दारोगा भी देख रहा था। जब दारोगा पर नहीं रहा गया तो फिर बोला, क्या बात है? आप इन खतों को देखकर मुझे तो कुछ घबराए हुए से लगते हैं। हमें क्या तुम बिल्कुल मूर्ख समझते हो? एकाएक चीख पड़ा दलीप सिंह। क्या मतलब? दारोगा चकराया। मतलब ये कि तुम्हारी कोई भी यार हमारे सामने नहीं चलेगी। गुस्से में कांपते हुए दलीप सिंह अपनी जगह से खड़े हो गए थे। तुम हमें ही अपने फंदे में फंसाने की कोशिश कर रहे हो, मगर हम इतने बेवकूफ़ नहीं है मेघराज। मैं समझा नहीं कि आप क्या कहना चाहते हैं। दारोगा अजीब तरद्दुत में था। सीधी तरह जवाब दो मेघराज कि हमारे हाथ के लिखे हुए खत अब कहाँ पर हैं? दलीप सिंह लगभग दहाड़ उठा। क्या? अब बुरी तरह से चौंकने की बारी दारोगा की थी। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या क्या ये खत आपके नहीं है? नाटक बंद करो दारोगा, कहते हुए दलीप सिंह ने एक झटके से तलवार खींच ली। हम तुम्हारे नाटक में फंसने वाले नहीं हैं। सीधी तरह जवाब दो कि हमारे हाथ के लेके हुए वे खत कहाँ हैं, वरना एक सायद में तुम्हारा सिर कलम कर देंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? दारोगा खुद भी चौंक कर खड़ा हो गया। ये सब आपके ही खत तो हैं। पको मत, दलीप सिंह चीख पड़ा। हम समझ चुके हैं कि तुम्हारा दिल हमारी तरफ से साफ नहीं है।
तुम क्या समझते हो कि हमारे खतों की नकल तुम अपनी लिखाई में करके हमें ही दो और फिर हम ही धोखा खा जाए? ऐसे पागल नहीं हम। आपकी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। दारोगा की हालत इस वक्त बहुत ही खराब थी। हम धर्म की कसम खाकर कह सकते हैं कि ये लिखाई हमारी नहीं है। हम कसम खाते हैं कि ये वही खत है जो बंसीलाल हमें लाकर दिया करता था। हम इंद्रदेव की कसम खाते हैं। कई शायद के लिए तो हक्का बक्का सा खड़ा रह गया था दलीप से। गुस्से से उसका सारा जिस्म कांप रहा था। नंगी तलवार उसके हाथ में थी। अपनी पूरी ताकत से वह चीखा। हम भी कसम खाकर कहते हैं कि इसी लिखाई के खत बंसीलाल हमें लाकर देता था। दारोगा की आंखें सिकुड़कर जैसे एकदम उल्लू की आंखों से जा मिली। वह कुछ सोचने लगा। सामने खड़ा दलीप सिंह उसे अभी तक उसी तरह घूर रहा था। दारोगा को चुप देखकर वह दौड़ उठा। जल्दी बोलो दारोगा, ये क्या बखेड़ा है, वरना फिर कभी बोलने का मौका ना मिलेगा। सोचने दो महाराज, दारोगा बोला। आप भी ज़रा गुस्सा थूक कर सोचने की कोशिश करिए। बड़ी अजीब बात है कि हम दोनों को इस एक लिखाई के खत मिलते रहे। मेरा दिल जानता है कि ये मेरी लिखाई नहीं है, और फिर आप भी यही कहते हैं। इसका मतलब बीच में ही अवश्य कहीं गड़बड़ है। दलीप सिंह के दिमाग ने भी जैसे काम किया। वह अपेक्षाकृत संतुलित से लहजे में बोला, आप क्या करना चाहते हो? बात साफ है महाराज, दारोगा बोला। ये सारी ही गड़बड़ अय्यार बंसीलाल की है। हमारा पहला संबंध खतों के जरिए ही हुआ था। उससे पहले ना तो आप मेरी लिखाई से वाकिफ थे, ना मैं आपकी। कदाचित इसी बात का फायदा बंसीलाल ने उठाया। हमारे सभी खत वह लाया ले जाया करता था। ज़रूर उसी ने बीच में ये गड़बड़ की है। वह आपके खतों की नकल करके मुझे देता रहा और मेरे खतों की नकल आपको। बात दलीप सिंह के दिमाग में चोट कर गई। बोला, तुम कहना क्या चाहते? ज़रूर बीच में बंसीलाल गद्दारी कर गया महाराज, दारोगा बोला। हम दोनों के खत उसी के पास होंगे। वो हमें फंसाना चाहता होगा। तुम तो कहते थे कि बंसीलाल तुम्हारा बहुत यकीनी है यार। कहा तो था, और सच भी था, दारोगा बोला। वाकई में मेरा यकीनी अय्यार था। इस बात का तो मुझे ख्वाब में भी गुमान नहीं था कि वो मेरे साथ दगा करेगा। मगर अब जब उसका भेद खुल चुका है तो साफ है वो हमसे गद्दारी कर गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सब बखेड़ा तुम्हारा हो, दलीप सिंह बोला। बंसीलाल तुम्हारा ही तो अय्यार है। हो सकता है कि खुद तुमने ही हमें किसी बखेड़े में फंसाने के लिए ये चाल चली। तुमने ही बंसीलाल से खत लिखवा कर हमें भिजवाएं और उसी से हमारे खतों की नकल करवा कर इस वक्त हमारे सामने रखती है, ताकि तुम बंसीलाल को मुजरिम साबित करो और खुद को हमारी नज़रों में साफ कर लो। आप कैसी बेयकीनी की बात सोच रहे हैं महाराज, दारोगा बोले। मैं पहले भी धर्म की कसम खा चुका हूँ कि मैंने कोई भी बात आपके खिलाफ सोची तक नहीं है। अगर आपके खत बंसीलाल के हाथ लगे हैं तो हमारे भी लगे। हमें भी खतों के गुम होने का उतना ही खतरा है जितना आपको है। शायद हमें आपसे ज़्यादा ही होगा। आप तो फिर भी एक अलग रियासत के राजा हैं। आपके खत अगर उमादत तक पहुँच भी जाएँ तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपकी और उमादत की तो पहले से ही दुश्मनी चल रही, लेकिन मैं तो अभी तक उनका दारोगा ही हूँ। जरा सोचिए कि अगर बंसीलाल ने मेरे खत उमादत तक पहुँचा दिए तो मेरा क्या अंजाम होगा। खतों के गायब होने का ज़्यादा रंज तो मुझे होना चाहिए, और है। ऐसी हालत में हम मुझ पर ही शक कर रहे हैं। इससे तो मेरा एकमात्र सहारा जो आप हैं वह भी खत्म हो जाएगा। मैं सच कहता हूँ आपसे, आपके साथ मैंने किसी तरह की बुराई नहीं की है, और आप मुझ पर कतई शक न करें। इस मुसीबत का मुकाबला भी हम दोनों को मिलकर ही करना है। अगर हम दोनों आपस में लड़े तो फिर इसका फ़ायदा ही बंसीलाल ही उठाएगा। वो तो सब कुछ ठीक ही है, दलीप सिंह बोले, लेकिन मैं किस तरह यकीन कर लूँ कि ये साजिश तुम्हारी नहीं है? बात बढ़ाने के लिए तो मैं भी आप पर शक कर सकता हूँ कि आपने ही मेरे खत गायब किए। मगर मेरा कमज़ोर पहलू ये है कि बंसीलाल मेरा यार था। दूसरी बात यह है कि मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। अगर हम एक दूसरे पर शक करेंगे तो दोनों ही नुकसान में रहेंगे। आप अपने दिमाग से कतई निकाल दें कि मैंने आपके साथ किसी तरह की बुराई की है। इस वक्त आपसे कहीं बदतर हालत मेरी है। ज़रा आप खुद ही ठंडे दिमाग से सोचिए कि अगर मेरे दिल में कोई ऐसी बात होती तो मैं यहाँ कमला और कंचन को लेकर आता। अब तो हमारा यकीन तुम पर इसी सूरत में पक्का हो सकता है कि तुम अपने हाथ से कंचन और कमला की हत्या करो। एक शायद को दारोगा शक पका गया। बोला, इस वक्त क्योंकि आपकी मदद के बिना मैं बहुत खतरे में हूँ। अगर इन दोनों को छोड़ दिया तो मेरी खैर नहीं है। इन्हें तो ख़त्म करना ही है। आप कहते हैं कि आपको अपने प्रति मेरे सच्चे और ईमानदार होने का यकीन उसी हालत में होगा, तो मैं आपके सामने इन दोनों की हत्या करने को तैयार हूँ। कदाचित इस वक्त खुद आप मेरी हालत का सही अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एक शायद के लिए आप खुद मेरी जगह आकर देखें तो आपको मेरी मुसीबतों का पता लगेगा। अपनी जान और इज्जत हथेली पर रखकर मैंने आपके साथ मिलकर उमादत का तख्ता पलटने की योजना बनाई। ये मेरा दिल जानता कि आपके लिए मेरे दिल में किसी तरह का कोई खोट नहीं है। मैंने सच्चे दिल से बंसीलाल के जरिए खत भिजवा। दुष्ट बंसीलाल ही धोखा कर जाए तो इसमें मेरा क्या कसूर? कंचन को पता लग ही गया है कि मैं उसके पति के खिलाफ हूँ, और इस वक्त अगर मैं कंचन और कमला को जिंदा छोड़कर अपने कदम वापस लेना चाहूँ तो ये भी मुमकिन नहीं है। उधर बंसीलाल हमारे सारे गुनाह जानता, इधर आप भी मुझ पर शक करके अपना साया मुझ पर से उठा रहे।
ऐसे मुसीबत के वक्त में अगर मेरे ऊपर से आपका साया भी उड़ गया तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। आपको अगर अपने प्रति मेरे सच्चे, ईमानदार और नेक नियत होने का यकीन तभी हो सकता है जब मैं खुद आपके सामने अपने हाथों से कंचन और कमला की हत्या करूं, तो मुझे ये भी मंजूर है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि अगर इस वक्त मेरे ऊपर से आपका सहारा भी हट गया तो मुझे नाकामी, बेइज्जती और जिल्लत के सिवाय कुछ भी इस भरी दुनिया में हाथ नहीं लग सकेगा। तो फिर सबसे पहला काम इनकी हत्या करो, दलीप सिंह ने हुक्म दिया। शायद आप ये समझ रहे हो कि इस वक्त मेघराज कितना मजबूर हो गया। वाकई अगर वह अपने हाथ से ये काम नहीं करता तो दुनिया में वह जीने के काबिल नहीं रहता। मजबूर होकर उसने अपनी कमर से तिलिस्मी खंजर को खींच लिया। नहीं मेघराज, तुम इनकी हत्या खंजर से नहीं करोगे। चौंक कर पलटा मेघराज, बोला, क्यों महाराज, ये तो तिलिस्मी खंजर है, फिर भला इससे मैं हत्या क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हमारी इच्छा यही है। कहते हुए दलीप सिंह ने तख्त पर रखा हुआ पीतल का अपना खानदानी कलमदान उठाया और उसे अपने हथेली में इस तरह घुमाते हुए बोले, मानो उससे खेल रहा। यह हत्याएं तुम अपनी तलवार से कर सकते हो। दलीप सिंह की यह बात तो मुझे भी चौंका देने वाली थी। मैं भी नहीं समझा कि आखिर दलीप सिंह को उन दोनों की हत्या तिलिस्मी खंजर से होने देने में क्या एतराज़ है। आखिर वह तलवार से ही उन दोनों की हत्या क्यों करवाना चाहता? मेरे दिमाग में जमे तरद्दुद को मेघराज ने अपने निम्न अल्फाजों में सवाल बनाकर जाहिर किया। करने को तो मैं इन दोनों की हत्या आपके हुक्म के मुताबिक कर दूंगा, लेकिन आप ये किस सबब से कह रहे हैं, ये बात दिमाग में नहीं आई। आपको इनकी हत्या मेरे हाथों से ही करवानी है, फिर भला तिलिस्मी खंजर और तलवार से क्या फ़र्क पड़ता है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा सबब है जो इस वक्त तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, दलीप सिंह ने कहा। वक्त आने पर तुम्हें समझा देंगे। मेघराज ने ज़्यादा बहस करने की बजाय चुपचाप तिलिस्मी खंजर अपनी कमर में वापस लगा लिया और म्यान से तलवार खींच ली। मेरे दिल का ये तरद्दुद अब भी तरद्दुद ही रह गया कि आखिर दलीप सिंह को उनके हत्या तलवार से ही करवाने में दिलचस्पी क्यों? खैर, आगे कभी समझ में आए तो ज़रूर लिखूंगा। फिलहाल तो मैं वही हाल बयान करता हूँ जो इस वक्त मेरी आंखों के सामने। मेघराज हाथ में नंगी तलवार लिए दोनों गठरियों की तरफ बढ़ा। तलवार मध्य में उसने दांतों के बीच कसकर दबाई और गठरियों को खोलने लगा। गठरियों के खुलते ही एकाएक दलीप सिंह बोल पड़ा, ठहरो, हम इनकी जांच कर लेना चाहते हैं। कैसी जांच? चौंक कर दारोगा ने पूछा। यही कि ये दोनों असली कंचन और कमला हैं कि नहीं। बड़े मायूस से लहजे में दारोगा बोला, बड़े दुख की बात है महाराज कि एक गलत फहमी में आपने मुझसे अपना सारा यकीन ही खो दिया। लेकिन दलीप सिंह माने नहीं। उन्होंने बेहोश कमला और कंचन के चेहरे पर बुकनी छिड़क कर कमरे में रखे घड़े के पानी से अच्छी तरह धोया और अपनी पूरी तसल्ली कर लेने के बाद बोला, ठीक है, ये वही है, अब तुम अपना काम कर सकते हो। होश में लाकर या बेहोश को ही? मेघराज ने सवाल किया। बेचारी बेहोश के आलम में मरेंगी तो मरने का पता भी नहीं लगेगा, दलीप सिंह ने कहा। इनके आखिरी वक्त में कम से कम इनके साथ इतनी भलाई तो करनी चाहिए कि इन्हें अपने मरने की खबर रहे। यह दूसरी बात है कि होश में आते ही मार दो। कहता हुआ दलीप सिंह तख्त पर आ बैठा और मेघराज की ओर देखकर बड़े अजीब ढंग से मुस्कुराने लगा। कुछ बोलने की बजाय मेघराज ने बटुए से लखलखा निकाला और कंचन की नाक के पास ले गया। कुछ ही देर बाद कंचन के जिस्म में हरकत होने लगी और उसके मुंह से आवाज़ें निकलने लगी। मेघराज ने जल्दी से लखलखा बटुए में डाला और दाएं हाथ में तलवार संभालकर जल्लाद की तरह उसके सामने खड़ा हो गया। कंचन ने आंखें खोल दी। मेघराज दहाड़ा, उठ, देख, तेरा भाई खड़ा है। तू? कहने के साथ ही एकदम कंचन रुक कर खड़ी हो गई। दुष्ट भाई अपने जीजा को मारना चाहता है? फिलहाल तो बहन को मारना चाहता हूँ, मेघराज दुष्टता के साथ खूनी लहजे में बोला। ओह, कंचन तख्त पर बैठे दलीप सिंह को देखकर बोली, तो तू वाकई इस दुश्मन से जा मिला? बेशक, मेघराज बोला, कमला ने तुमसे ठीक ही कहा था। दलीप सिंह को ही अपना साथी बनाकर मैं उमादत्त की जगह चमनगढ़ का राजा बनूंगा। यह खबर तुम्हें और कमला को वक्त से पहले ही लग गई। इसी का अंजाम है कि आज तुम्हारी गर्दन तलवार की धार पर है। तुम अपने नापाक इरादों में कभी कामयाब नहीं हो सकोगे। कंचन चीख पड़े, मैं तुम्हारे और मेघराज का हाथ तेजी से चला। एक शायद की तलवार चमकी, फिर चीख, कंचन की आखिरी चीख। न जाने वे आगे क्या कहना चाहती थी। उसके अल्फाज उसके साथ ही चले गए। चीख के साथ खून का फव्वारा सिर से धड़ चुदा। खून के छींटे मेघराज के लिबास पर आए। तलवार लाल उठी। कई साय तक सिर और धड़ अलग अलग तड़पे, फिर शांति। कंचन मर चुकी थी एक ही सायत में, मेरी आंखों के सामने। मैं कुछ भी नहीं कर सका। करता भी क्या? दिमाग ने कुछ काम नहीं किए। मेघराज के जरिए मुझे अपना भेद खुल जाने का भी डर था। फिर मैं अकेला उन दोनों के सामने बहुत कमज़ोर था। दारोगा के बाद तो तिलिस्मी खंजर भी था। उसकी मौजूदगी में तो मैं वह एक साथ 100 आदमियों से भी ज़्यादा ताकतवर था। कंचन की हत्या का वह दृश्य इतना बेबस था कि ना चाहते हुए मेरी आंखें बंद हो। आंखें खुली तो एक ही पल पहले की जीती जागती कंचन अमृत थी।
कई शायद के लिए मेघराज और दलीप सिंह के बीच भी खामोशी छा गई। अब नंबर कमला का है। इस खामोशी को दलीप सिंह ने तोड़ा। अपने इस बयान को ज़्यादा मुख्तसर के चक्कर में लंबा ना करके संक्षेप में ही लिख देता हूँ कि कमला को भी लकलका सुंघाकर होश में लाया गया। उसने अभी दो चार ही बातें कही थी कि दुष्ट सितारों का मेघराज की खून से रंगी तलवार ने उसे भी खत्म कर दिया। इस वक्त मुझे मालूम हुआ कि दारोगा कितना जालिम। अपनी बहन और प्रेमिका की इस बेबस ढंग से हत्या करने के बावजूद उसके चेहरे पर किसी तरह की कोई शिकन ना आई थी। कमरे के बाहर अंधेरे में खड़ा मैं अपनी आंखों के सामने होते अत्याचार को देखने के लिए मजबूर था। कमला और कंचन की लाशों को धरती पर पड़ा देख मेरा दिल रो उठा। लेकिन देखते रहने के अलावा मैं कर भी क्या सकता था। अब तुम्हारे इस गुनाह के बारे में मेरे अलावा बंसीलाल और जानता है। कमला की हत्या के बाद की छाई खामोशी के गाल पर भी पहले दलीप सिंह ने ही चपत मारी। जब तक तुम बंसीलाल से विकत और उसकी जान हासिल नहीं कर लेते उस वक्त तक तुम बराबर खतरे में हो। जी हाँ, यहाँ से निकलते ही मैं बंसीलाल से निपटूंगा, मेघराज ने कहा। वो तो सब ठीक है, मेघराज ने कहा, लेकिन अब ज़रा तुम अपने मतलब की कुछ बातें सुनोगे? कहिए। तुमने पूछा था कि इस कलमदान में और कोई खासियत है या नहीं। दलीप सिंह अपने हाथ में कलमदान को नचाता हुआ बोला। उस वक्त मैंने सच्चाई से इनकार कर दिया, लेकिन अब सुनो, ये कलमदान हमारा ख़ानदानी निशान तो है ही, साथ ही इसमें एक खास बात भी, जिस वजह से हमारे साथ यहाँ, या यूँ समझो कि इस जगह पर ही हमारे पास एक सबब से अपना काम या कलमदान पूरा कर चुका, उसी खासियत की वजह से जो मैंने तुम्हें पहले नहीं बताई थी। ये यहाँ हमारे पास है। हमारा ख्याल है कि अब तुम इसकी वह खासियत ज़रूर जानना चाहोगे। अगर आप बताना चाहते हैं तो बताते, मेघराज ने हल्के से चौंक कर सवाल किया। इसकी खासियत यह है कि इसमें एक गुप्त बटन है, दलीप सिंह ने कहा, जिसके बारे में केवल मैं ही जानता हूँ। अगर इसका वह बटन दबा दिया जाए तो ये अपने आसपास होने वाली घटनाओं की 30 शायद की तस्वीर खींच लेता। क्या मतलब? मेघराज के पैरों तले से धरती खिसक गई। तुम ठीक समझो, दलीप सिंह बोला। यह तुम्हारे द्वारा की गई कंचन और कमला की हत्याओं की तस्वीर भी अच्छी तरह से खींच चुका है। तुमने गौर किया होगा तुम्हारी हत्या करते वक्त ये कलमदान मेरे हाथ में था। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दें कि हमने इसका वह गुप्त बटन दबा दिया था। मेघराज को काटो तो खून नहीं, सारा चेहरा पसीने से तर हो गया। बोला, लेकिन आपका इस तस्वीर खींच लेने का सबब? घबराने की कोई बात नहीं, दलीप सिंह धूर्तता से मुस्कुराता हुआ बोला। इस कलमदान की तस्वीरें जो कुछ ही देर पहले इसने खींची केवल उसी वक्त तक हमारे पास रहेंगी जब तक कि हमारे वे खत जो हमने तुम्हें लिखे थे वापस हम तक नहीं पहुंच जाते। सीधी सी बात है, हमारे वे खत हमें लाकर दे दो, अपनी तस्वीरें ले जाओ। क्या अब भी आपको मुझ पर किसी तरह का शक है? मेघराज ने कहा। वह शक तो तुमने कंचन और कमला की हत्या करके खत्म कर दिया कि तुम अमादत से मिले हुए हो सकते हो, दलीप सिंह ने कहा। जब मुझे ये पता लगा कि मेरे खत गायब है तभी से मेरे दिल में हल्का सा ये शक उभर आया था कि कहीं उमादत द्वारा मुझे किसी चक्कर में फंसाने की चाल तो नहीं चल रहा है। मैंने सोचा था हो सकता है कि उमादत इस बार मुझसे इस अनोखे तरीके से दुश्मनी निकालना चाहता हूँ। तुम्हारे सारे खत उमादत की एक साजिश है। लेकिन खैर, ये बात तो खत्म हो गई। अगर ऐसा होता तो तुम कभी अपने हाथ से कंचन और कमला की हत्या नहीं कर सकते थे। ये तो साबित हो ही गया है कि तुम सच्चे दिल से उमादत के खिलाफ हमारी मदद चाहते हो। लेकिन इस बात का अभी तक कोई सबूत नहीं है कि बंसीलाल ने हमारे और तुम्हारे खत तुमसे गद्दारी करके खुद ही गायब किया, या उसने ये काम तुम्हारी किसी चाल के मुताबिक किया। आप मुझ पर इस तरह का गलत शक बिल्कुल ना करें, मेघराज बोला। यकीन कीजिए, इसमें मेरी कोई भी साजिश नहीं है। हो सकता है कि ना हो, दलीप सिंह ने बड़े आराम से कहा। मान लिया कि यह काम बंसीलाल ने तुमसे गद्दारी करके किया, इस पर तुम्हारा फ़र्ज़ हो जाता है कि तुम बेखत किसी भी तरह बंसीलाल से हासिल करो। उस वक्त तक ये तस्वीरें हमारे पास रहेंगी। हम तुम्हें यकीन दिलाते हैं कि जब तक तुम हमें किसी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करोगे तब तक ये तस्वीरें कलमदान में ही कैद रहें। अगर तुमने कोई भी काम हमारे खिलाफ किया तो यह तस्वीरें कलमदान से निकलकर सारे ज़माने के सामने आ जाएंगी। फिर तुम्हारा मुंह दुनिया में दिखाने के काबिल ना रहेगा। क्या उस वक्त तक मुझे आपकी किसी तरह की मदद नहीं मिलेगी? हमसे तुम जिस तरह की मदद चाहोगे ज़रूर मिलेगी, दलीप सिंह ने कहा। लेकिन इस वक्त तुम्हारा सबसे पहला काम खत हासिल करना होगा। ठीक है, मेघराज बोला। मैं जानता हूँ कि बंसीलाल इतने आराम से उन खतों को मदद के पास पहुँचाकर अपने पैर में कुल्हाड़ी नहीं मार सकता। मुझे ये भी यकीन है कि मैं वे सब खत जल्द ही हासिल कर लूँगा, मगर इस काम में मुझे आपके कुछ अय्यारों की ज़रूरत होगी। आप आज ही रात दलीप नगर जाकर अपने कुछ दबंग अय्यार हमारे पास भेज दें तो हमारा काम सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, दलीप सिंह ने कहा। मैं आज ही रात तुम्हारे पास पिशाचनाथ को भेज दूंगा। क्या? सुनता सुनता पिशाचनाथ चौंक कर बख्तावर सिंह की आवाज़ में बोला। दलीप सिंह ने मेघराज की मदद के लिए पिशाचनाथ को भेजा था? क्या पिशाचनाथ ने भी इस काम में मेघराज की मदद की थी? क्यों? आप पिशाचनाथ के नाम पर इतने क्यों चौंके? रामरतन ने कहा। क्या पिशाचनाथ भी ऐसा काम नहीं कर सकता? हमें तो ये गलत ही लगता है, पिशाचनाथ बोला।
कहीं ऐसा तो नहीं है कि बंसीलाल ने एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर उस कलमदान में रख रखी हो और मेघराज को बेकारी फंसाकर दोषी ठहराना चाहता हो। हमें तो ये सारी कहानी झूठी लगती है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पिशाचनाथ ने इस काम में मेघराज की कोई मदद नहीं की, बल्कि वह तो इन सब बातों से वाकिफ भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, देवकांता संतति भाग 6 को हम यहीं समाप्त करते हैं और इसके आगे की कहानी हम जानेंगे इसके अगले भाग देवकांता संतति भाग 7। तब तक के लिए धन्यवाद।